ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए। ओके, तो मैसेज भी ऑफ कर देते हैं, एक काम करते हैं, मैसेज भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, नहीं तो फालतू में आप लोग यहाँ पर मैसेज करेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये? आपसे बोल रखा है कि टाइम होता है, टाइम पे आ जाया करो, उसके बाद डिस्टरबेंस होता है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब लोग समझते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग आज। टॉप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और साथ साथ 2 नंबर में उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर में आ जाए तो वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कहाँ पे हम लोग सीखते हैं, तो वो होते हैं हमारे एमसी सॉरी अपने होते हैं वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड या वन वन सेंटेंस, वहां से हम लोग सबसे ज़्यादा सीखते हैं। एमसीक्यू में क्या होता है, तुक्का लग जाता है। ओके। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हम लोग देख दुखा के समझ जाते हैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देख दुखा कर समझ जाते हैं। बात करें मैच द कॉलम की, वहां समझ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में तो 50% अपना सही होता है। तो हमको सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है अपने वन वर्ड में। तो हम लोगों ने वन वर्ड ले रखे हैं यहाँ पर। क्या ले रखे हैं हमने? वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, वो ले रखे हैं हमने। तो वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां से एक काम करते हैं, ये कलर ले लेते हैं। हाँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास, वो आता है ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? तो एसआई यूनिट का बनाना काफी आसान है, जब आपको फॉर्मूला याद हो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स, जो किसके ऊपर लगता है? हमारे क्यू नोट के ऊपर लगता है, छोटे से चार्ज के ऊपर लगता है। तो बस यहीं से हम लोग चीजें बना देंगे। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और चार्ज, कोई सा ही चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो या कोई सा भी चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव है तो चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या बनती है? कूलम। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। बाकी जो स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन करे हैं उनको फिर बोलेंगे कि टाइम से आया करो, टाइम से आया करो, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। चलिए देखिए आप लोग, क्वेश्चन 1 हमारे सब हमको सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं, फिर एक एक करके आपसे भी पूछेंगे आपको कितना समझ में आया। आपको माइक ऑन करने की फुल परमिशन दी जाएगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है? क्यू होता है। अब क्यू इजिकल्स टू होता है आई टी। ठीक है, आई टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना काफी आसान होता है। एम, एल, टी और ए, इनमें आपको वैल्यूज रखनी होती है। क्या हमारे पास मास यहाँ पर कहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ क्या है? करंट है, जिसको एम्पियर लिखते हैं तो एम्पियर की पावर 1 लगा लो। टाइम है तो टाइम को हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये खत्म। बाकी हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो उनको 0 0 करो। ये हमारे पास बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, ये बात हमें समझ में आई। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एक काम करते हैं, माइक ऑन करवाते हैं आपका, और आपसे पूछते हैं कि जो हम लिख रहे हैं क्या आपको वो दिखाई दे रहा है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल सही काम कर रही है। तो माइक ऑन करेंगे आप लोग। हाँ, तो पहले आप ये बताइए, जो अभी लिख रहे थे हम कि एम बनाया यस था, सर, एल दिख रहा बनाया है। था, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। ओके, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये रहेगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, फटाफट अप्रोच करेंगे। साइड में हमने क्या दे रखा है, यहाँ पर हिंट दे रखी है आप लोगों को, कि मान लो आपको ये समझ में ना आएगी ये कैसे आया, तो यहाँ पर देख के समझ जाओगे, ये कैसे आया तो यहाँ पर देख के समझ जाओगे। ये चीजें परीक्षा बोर्ड में आपको नहीं देखने को मिलेगी इस तरीके की। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट शॉर्ट में चीजें करवा देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। ओके, तो एक बार एक काम करते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं। ये जो स्टूडेंट लेट आते हैं उनकी वजह से ये चीजें होती है। हाँ, तो आप लोगों को आवाज आ रही है? जरा अभी माइक ऑन करके बताइए, थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह में प्रॉब्लम आ गई थी अभी। तो माइक ऑन करके बताइए, आवाज तो आ रही है आप सभी को? यस सर आ रही है। हाँ, तो ठीक है। सर आ रही। यस सर। थोड़ा सा स्क्रीन वापस शेयर करेंगे हम, स्क्रीन अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी।
ओके, तो अब आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। हाँ, तो हमने दो ऑब्जेक्टिव्स देख लिए और फिर बोलेंगे आप लोग जो भी लेट आए हैं, टाइम से आने की कोशिश किया करो, आपकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। ये फिर कोई आया है, प्रजापत, इनको भी करते हैं एडमिट। हाँ, तो ये बात थी हमारी, आ जाइए यहाँ पर फिर से। अगला हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये हमारे पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज होती है। अगर नेगेटिव हो, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आगे नेगेटिव लगा देना। ओके, अगर पॉजिटिव हो मतलब प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर सेम टू सेम यही लिख देना। ये होता है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन को हम सही से करने वाले हैं, तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं अरेंज। एक बात बताइए आप लोग, कि आपको स्क्रीन सही दिखाई दे रही है कि कुछ वेरिएशन नहीं आया है सर, नहीं यूनिट दिख टेस्ट रही में? है। यस सर, देख दिख रही है। यस सर, सर दिख रही नहीं है। दिख रही है। यस सर, दिख सर रही है। क्लियर दिख रही है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि आपको स्क्रीन थोड़ा सा सही नहीं दिख रही हो तो उसको जूम कर लेना, क्योंकि हमने दो टैब एक साथ ओपन कर रखी है। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर सारी चीज दिख रही होगी। तो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारे पास होती है। इसके बाद और क्या चीज है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या ये बात सही है? तो इसके आगे आपको ट्रू लिखना है, या फॉल्स है तो क्या लिखना है, आपको फॉल्स लिखना है। तो अगर आपको पता हो, कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पता हो, तो वहां पर यही तो होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ट्रू लगा दिया। एक और बात, इस जो ये जो यूनिट है इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हम लोग करने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग नहीं करने वाले हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ये सारे हमने इंपॉर्टेंट ही दे रखे हैं। और इतने ऑब्जेक्टिव्स लेने का फायदा ये रहेगा कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स, जो 2 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चंस बनेंगे, अगर हो सके तो वो भी हमसे बन जाएंगे। इसलिए भी हमने यहाँ पर हिंट दे रखी है। इतनी बात हमें समझ में आई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ये आपको पढ़ाया था हमने। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट जो होती है ये होती है फराड। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, फराड होती है। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ये पीडीएफ दे दी जाएगी आपको। 6 वाला हमारे पास है, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर हमारे पास होता है, उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो C इज इक्वल्स टू होता है 4πε0 आर। आर यहाँ पर क्या होती है, वो जो स्फेयर होगा उसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो इसको भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसका एक डेरिवेशन भी होता है हमारे पास, एक डेरिवेशन भी होता है। तो आप लोग इसे याद करना और घर जाके ट्राई करना कि आप लोग क्या करें, स्फेरिकल कंडक्टर वाला जो डेरिवेशन है उसको करने की कोशिश करना। बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है डेरिवेशन। और आपको ये जो डेरिवेशन रहेगा स्फेरिकल कंडक्टर वाला, उसकी लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर रफ कॉपी लेकर बैठे हैं, आज रफ कॉपी इस तरीके से लेकर बैठनी है कि आपको फटाफट चीजें नोट करनी है, कि बस इस तरीके से अपने हिसाब से नोट कर लेना। हमने क्या बोला कि आपको होमवर्क क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर का डेरिवेशन करना है। तो वहां पे लिखो होमवर्क स्फेरिकल कंडक्टर डेरिवेशन, इतना सा लिख लो। ठीक है, और ये पीडीएफ सेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आदित्य हमारे पास डेली पीडीएफ सेंड कर देती है कि जो भी हम शॉर्ट नोट बनवाते हैं, लेकिन आज शॉर्ट नोट आज जो बनवाएंगे उसका पीडीएफ हमारे पास सेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यही हम वहां पर सेंड करने वाले हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर हमने शॉर्ट में लिख रखा है सारी चीजें। तो ये रहेगा। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर का डेरिवेशन करना है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, C इज इक्वल्स टू 4πε0 आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। फिर आ गया हमारे पास अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ का जो पोटेंशियल माना जाता है वो जीरो माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि धरती का साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट कंसिडर करोगे, आ रही है बात समझ में,
तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। दोनों दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा सेम रहेगा, तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या निकलेगा, जीरो। तो साइंटिस्ट लोगों ने पूरी बात बताते हुए कहा कि इसका पोटेंशियल जीरो मान लो, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा याद नहीं हो तो ऐसा याद कर लो, धरती गोल है और गोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब एक काम करते हैं, कितने हो गए हमारे पास, सात हो गए। तो सात में आपसे पूछते भी चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आपसे भी इंटरेक्शन बना रहे हमारा। तो माइक ऑन करने की थोड़ा परमिशन देते हैं। यहाँ से टर्न ऑन माइक्रोफोन। हाँ, तो अगर कोई डाउट वगैरह हो इसमें तो पूछिए। नो सर। नो डाउट, समझ में आ रही चीज़ें, काफ़ी सर सिंपल चीज़ें। सर नो सर। हाँ। सर हाँ बोलो। वो डायमेंशनल फॉर्मूला की एक बार वो बता दो मैं। ये यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला देखो, डायमेंशन फॉर्मूला एक बार सीख लो। जिन जिनको नहीं आता है वो काफ़ी सिंपल चीज़ होती है। हमें डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर एम, एल, टी और ए, ये चीज़ें मेंशन करनी होती है। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मेंशन करें, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होता डायमेंशन फॉर्मूला, बस इसी की पावर लगानी होती है, -1 2 1 2 3 इस तरीके से। और कुछ नहीं, वन को हम लोग वन भी लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा होता है। समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई टी, क्यू इज इक्वल्स टू होता है आई टी। तो आई जो होता है, जैसे यहाँ पर आई ओ टी होता है, क्यू इज इक्वल्स टू, तो हम लोग लिख सकते हैं आई को एम्पियर, आई की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, तो एम्पियर के ऊपर वन लगाया। टाइम सेकंड, तो टाइम को यहाँ पर टी लिख सकते हैं, टी की पावर वन। तो अब बताओ, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, और किसी की पावर जीरो मतलब वन, किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो बचा क्या हमारे पास, एटी। तो हम लोग डायरेक्ट एटी लिख सकते हैं, या फिर ए की पावर वन टी की पावर वन कर दो, ये भी सही है। लेकिन सिंपल यही है कि एटी लिख दो, इतने में काम हो जाएगा। तो किसी की पावर वन लगाना मतलब वही बात है। तो ये चीज थी यहाँ से। हाँ, तो इतनी चीज थी। बाकी अभी भी आप लोग माइक ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी भी आपके पास परमिशन है। काफी सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे आज, लगभग 60 के करीब ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। डाउट है सर। हाँ हेलो, बोलिए। मैं पीयूष बोल रहा हूँ। हाँ ये बोलिए। सर अगर फंडामेंटल चार्ज बस मेरी मतलब बात सुनो। प्रोटॉन का रहता है तो सर प्लस में रहता है, इलेक्ट्रॉन का रहता है माइनस में रहता है सर। हम्म। ये इसमें फोर्थ और इलेक्ट्रॉन का आपको माइनस में कंफर्म रहता है है क्या? सर। क्या हो गया, कौन पूछ रहा है? दो माइक ऑन क्यों कर रखे हो आप लोग, एक एक से बोलो ना। ये मैं पीयूष हूँ, पीयूष। हाँ पीयूष बोलो, राजा ये बोलो। फोर्थ फैक्ट वाला समझा दिया क्या? फोर्थ वाले में ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। क्या ये कंडीशन सही है? अगर आपको कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है तो ये कंडीशन सही है। अगर हाँ तो ट्रू लिखो, अगर ना तो फॉल्स लिखो। तो ये कंडीशन और बिल्कुल ये सही है। फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला हो गया, इलेक्ट सिक्स वाला हो गया, सेवंथ वाला हो गया। ये डाउट है क्या आपका, कितने हुए? हाँ। चलो वो बता देंगे आपको। अब सुन लो। हाँ। ठीक है, समझ में आ गया हमको। तो देखो, फंडामेंटल चार्ज जो होगा उसकी होगी 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम। अगर आप लोग बात करो वैल्यू की, तो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻−19 कुलाम। अगर चार्ज की बात करें वो, कि कितना चार्ज होगा, चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप किसके केस में बताओगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में बताओगे। ओके। अगर वैल्यू फंडामेंटल चार्ज पूछी है, उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि क्या है चीज़ यहाँ पर, कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना। ये चीज़ होगी कंप्लीट। जरा देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लगाने हैं यार, ऐसे जो छोटे छोटे डाउट्स हैं इनको आप लोग रिजोल्व कर लेना। आगे देखिए, अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ कैसी होती है, गोल होती है। ये ट्रिक है, लेकिन समझने के लिए सिर्फ ये ट्रिक है। बाकी अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना तो ये होता है कि धरती का साइज बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर उसको कितना ही पोटेंशियल दे दो, हमारी धरती माता सब कुछ संभालेगी अपने अंदर। ओके, तो पोटेंशियल हम लोग जीरो मान के चलते हैं कि हमारी धरती माता का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। अगर ट्रिक से याद करना है तो धरती गोल है, गोल का जीरो बना दो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर, अगर आपके पास मान लो एक कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है वो कैसी बनती है, उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। होलो कंडक्टर नाम से क्लियर है, ट्रिक बनाना बहुत आसान है। होलो कंडक्टर, होलो से क्या समझते हो, खोखला। जो अंदर खोखला होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या लगाओगे, जीरो लगा दोगे। ये ट्रिक है समझाने की। बाकी इसको अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो इसका एक डेरिवेशन भी होता है, ओके, जिसमें हम लोग आखिर में प्रूव कर देते हैं कि यहाँ पर जीरो आता है। तो लेकिन सिंपल तरीका यही है, होलो होलो कंडक्टर जो होता है उसका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसके ऊपर एक मीम भी बनता है, अगर यहाँ पर आपको दिखाएं कि, चलो ठीक है छोड़ो, अभी अब टास्क टाइम नहीं है। नहीं तो दिखा देते आपको कि एक मीम बनता है जिसमें मोदी जी बताते हैं कि इस तरीके से कि होलो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है और बाहर की बात करें तो वहां पर अनंत होता है। इस तरीके की बातें वहां पर आप लोग चेक करिएगा, देख लेना अगर करना हो तो आठवें का आएगा जीरो। जीरो कैसे आया, क्योंकि होलो कंडक्टर अंदर से खोखला है। तो ट्रिक बना सकते हो आप लोग कि अंदर से खोखला मतलब कंडक्टर का जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर जो फील्ड बनेगी वो जीरो बनेगी।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। On increasing the separation between the plate of a parallel plate capacitor, its capacity decreases. अगर मान लो आपके पास क्या है, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आपने इसके बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। आपको बताया था एलसीआर जब पढ़ाया था तब इस तरीके से बनते हैं हमारे। तो ये किसको डिनोट करते हैं? प्लेट को डिनोट करते हैं। दो प्लेट लगी होती है, प्लेट 1, प्लेट 2। तो अगर इनके बीच की दूरी बढ़ा बढ़ा दोगे आप लोग, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया आपने इन दोनों को अलग दूर दूर कर दिया है। जितना पास पास होगा उतना अच्छा कैपेसिटेंस होगा इसका। आ रही है चीज समझ में? दूर दूर करोगे मतलब मान लो आपने इसको एक कोने पे रख दिया, इसको दूसरे कोने पे रख दिया, तो बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा? वो कम हो जाएगा। आप लोग ऐसा ही समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा? लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, हमारे कैपेसिटेंस की लीकेज चालू हो जाएगी जितना ज्यादा गैप दोगे तो। इसलिए इनकी कैपेसिटेंस जो प्लेट होती है उनको पास पास रखा जाता है। हाँ, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। नोट करने की अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको दे देंगे, घर पे आराम से प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके, आराम से इसकी प्रैक्टिस करना। यहां से इस तरीके से क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी का कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। आप लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं पहले से ही, क्या मतलब है इसका? छोड़ो, अभी हम लोग देख लेंगे और आगे, एक बार जब आपके डाउट्स लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि 2 नंबर में अगर आते हैं तो आप लोग यहाँ पर आप समझ समझ चुके हो किस तरीके से आपको लिखना है। इन हिंट्स का फायदा ले लेना, और जो चीजें आपको बताई है वो उन चीजों का फायदा ले लेना। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अगर 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। आगे देख लो। अब देखो यार, यहाँ से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अब 10 ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग करेंगे, 9 ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो उम्मीद तो यही है कि एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर नहीं भी बनता है तो एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ से दे नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली जो यूनिट है हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई एक स्टूडेंट, या फिर नाम ही ले लेते हैं, काम करते हैं। अच्छा, पीयूष सिंह तो लेट आए थे ना थोड़ा सा। यहाँ पर कोई हैंड रेस करो जो तैयार है, जो पढ़ सकता है इन सबको, पढ़ने के लिए तैयार है। वरुण पवार। ठीक है, वरुण पवार को ले लेते हैं। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ साथ जो आंसर हैं वो भी पढ़ेंगे, ताकि कुछ ना कुछ उनको भी समझ में आएगा, और हमें समझ में आएगा कि आप कैसा अप्रोच करते हो। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये चीज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, माइक आप लोगों का ऑन कर देते हैं। यहाँ से आपको माइक ऑन करने की परमिशन दे देते हैं। तो वरुण पवार, आप ही माइक ऑन करिएगा, बाकी लोग अभी मत करिएगा, आपकी बारी भी आएगी। लेकिन स्टार्टिंग के एक दो उनको बता देने दो, वरुण को, बाकी फिर आप लोग बताना, पढ़ते जाना, बाकी जहां डाउट आएगा हम बताएंगे। चलिए वरुण, पढ़ेंगे आप लोग पहला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आप, क्या लिखा हुआ है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन एंड आंसर है मटेरियल। इसके अलावा हमारे पास कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, और मटेरियल का मतलब मटेरियल पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि उसी से ही वो घटती या बढ़ती है। वैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ एन ओमिक रजिस्टर। तो ओमिक रजिस्टर का रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल हमेशा कॉपर वायर होता है, ये मैंने याद कर रखा था। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा एंड रुको, अभी थोड़ा रुक जाओ। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन मटेरियल। अब प्रश्न ये आता है कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? वरुण बताओ। सर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है कि जो रेसिस्टेंस है, मतलब अ, नहीं, मैं सर नहीं समझा पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, इतना सर काफी है। मतलब सर मटेरियल की एबिलिटी करंट को अपोज करने की, ठीक है। मतलब सर उसकी क्षमता। ठीक है। अब देखो, अपने को किस तरीके से समझना है वो जरूरी चीज है। रेजिस्टेंस जो होता है ना, आपने फॉर्मूला, रेजिस्टेंस क्या होता है? एक तरह से ये रुकावट होती है करंट के रास्ते में, जो रुकावट पैदा करता है। द ऑब्स्टेकल ऑफर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होती है। कभी भी रेजिस्टेंस अच्छा नहीं होता है किसी के लिए भी। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारे लिए बुरा होता है, करंट के लिए बुरा होता है। करंट और रेजिस्टेंस की दुश्मनी होती है। तो रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल बाई ए। तो यहां पर ये जो रो लगाते हैं ना हम लोग, रो रो क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है।
अब आपको वही एग्जांपल देंगे सुपरमैन वाला, सुपरमैन है तो मैन, उसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, है तो रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो कि 1 सेंटी, आप लोग समझने के लिए इस तरीके से समझो। मान लीजिए आपके पास एक बक्सा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके पास एक बक्सा है इस तरीके से, इस बक्से में जितना रेजिस्टेंस होगा, अब ये जो बक्सा है उसका वॉल्यूम रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर जितना रेजिस्टेंस आप लोग भर सकते हो, ठीक है, वर्चुअली बात कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि इसके अंदर जितना रेजिस्टेंस हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर केस के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर रजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। तो दोनों एक ही बात है। तो अब आपको समझ में आ गया। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अब यहां से आप लोग रो निकालना है तो इधर इसको इस तरीके से बना लो कि यहां से एल अपॉन ए जो है, ए अपॉन एल हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है, अगर आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो इस तरीके से बता देना, है ना। और तो सर अपना ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कंडक्टिविटी यहाँ का से। और सर ये कंडक्टिविटी का इन्वर्स भी होता है। हाँ, कंडक्टिविटी का इन्वर्स होगा ना, आपको समझाया तो सही कि करंट जो होता है, यहाँ पर फिर से करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। करंट जो होता है हमारा, करंट और रेजिस्टेंस की भारी दुश्मनी होती है। करंट सपोर्ट करता है कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, वरुण है, वरुण का अच्छा कोई दोस्त है, ठीक है, वरुण का कोई अच्छा दोस्त है। अब वरुण की लड़ाई किससे हो गई, अपने प्रियांशु से लड़ाई हो गई, तो जो उसका दोस्त होगा उससे भी इसकी इंटरनली दुश्मनी रहेगी। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ऐसे ही होता है ना यहाँ पर, वो आपका दोस्त है और जैसे वरुण है, वरुण का दोस्त कोई और है, तो वो भी उसका क्या होगा, दुश्मन होगा। ये चीज होती है यहाँ पर। तो करंट सपोर्ट करता है कंडक्टिविटी को, तो इस तरीके से कंडक्टिविटी का ये क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अभी कंडक्टिविटी पे आप लोग मत जाओ, कंडक्टिविटी ये जो चीजें हैं ये फिजिक्स अपनी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अपना एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री की क्लासेस लेंगे तब आपको बताएंगे, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, कप वहां पर कप्पा आता है, इसके अलावा हमारे पास किरचॉफ का लॉ आता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर, किरचॉफ नहीं बोलना चाहिए, कोलरॉस का लॉ बोलना चाहिए। हाँ, तो ये चीजें हैं वो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो चीजें आपको बतानी थी वो बता दी। अब आगे बात करते हैं, वरुण आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फॉलोज। मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बताना है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। हम्म, मतलब वो चार्ज पे बताते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड सेकंड लॉ भी यही बोलता है, बस वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोलता है कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है ना क्रिएट हो सकती है, वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, अच्छा बताया आपने। तो काफी सिंपल चीज है कि किरचॉफ, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो किरचॉफ्स लॉ, तो वहां पर एक बात आती है कि किरचॉफ के 2 नियम थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल और केवीएल हम लोग बोलते हैं। तो केसीएल से हम लोग नाम से समझ जाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ तो करंट की बात होती है, तो यहाँ पर करंट को फॉलो करता है। सेकंड हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो सेकंड वाला एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, तो आप लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़िएगा, आपको होमवर्क में दे दें, होमवर्क लिख लो, सेकंड होमवर्क कि आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ना है। इसकी लिंक, डेडिकेटेड लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप लोग वीडियो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पर हमने वीडियो में बता रखा है इन चीजों को। तो ये रहेगा, अभी आपको लिंक देंगे, हर एक टॉपिक की लिंक देंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो बना के दे दे फिर वहां पे आपको आगे पीछे करना पड़े टाइम स्टैम्प के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। हर एक टॉपिक की आपको लिंक देंगे कि उसके ऊपर क्लिक करो, वहां पे फटाफट देख लो, 3-4 मिनट का जो वीडियो रहेगा, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि होमवर्क भी जरूरी है। हाँ, तो बीच में क्वेश्चन था हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस कॉपर वायर। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वहां पे जो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को सपोर्ट करते हैं उन्हीं के ऊपर ही अप्लाई होता है, जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं या फिर डायोड हम लोग बात करें, तो ये हमारे ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल नहीं है, ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल है। ओके, तो नो ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल होता है कॉपर वायर। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया। अब वरुण आप माइक ऑफ कर लो, आपने लगभग 3 क्वेश्चन तो आपने पढ़ दिए हैं। अब कोई और आना चाहेगा माइक ऑन करने के लिए, ममता आपने हैंड रेस कर रखा है, आप बता दीजिए। अगला आप पढ़ेंगे, यस सर। बोलिए क्वेश्चन ऐसा नंबर यूनिट 30। ऑफ करंट डेंसिटी पूछा है सर। हम्म। और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन जैसा कि अपन को पता ही है, हम्म।
तो उस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू करंट आई अपॉन ए होता है। तो आई करंट उसका आई का हो जाएगा एम्पियर और ए लिखा है तो एरिया है तो हाँ, एरिया को अपन लोग मीटर में लिखते हैं तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक ऑफ हो गया क्या आपका? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI होता है। हम्म तो इसमें वी क्या है हाँ और तो आई क्या फिर है? उसका V होता है पोटेंशियल। हम्म उसका फॉर्मूला ही तो पूछा है सर, V आएगा। हाँ, वैसे तो वो फॉर्मूला पूछा हुआ है, लेकिन आप लोग ये चीज मेंशन कर देना कि यहाँ पर देखो उन्होंने बता रखा है ना कि पी क्या है, वैसा बोल देते कि पी इज इक्वल्स टू। तो उन्होंने आपको एक दिया सेकंड पूरा सर, इलेक्ट्रिक कॉल आ पावर रहा पी। है। तो आपको ही बताना कि भैया ठीक है, आपने पी हमें बता दिया तो हम वी बताते हैं कि वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और आई हमारे पास क्या है, करंट है। ये चीज बताना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना फिजिक्स के अंदर कभी कभी सिंबल, एक ही सिंबल का दो दो अलग अलग मीनिंग होता है। आपको एग्जांपल बताते हैं, अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स का जो एग्जाम वो रहेगा हमारे पास। तो एक होता है एम हमारे पास। एम का मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, और एम का मतलब ऑप्टिक्स में क्या होता है वो अपन जो पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां पे उसका मतलब अलग हो जाता है, मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छा बताया, और यहाँ पर हिंट दे रखी है, किसी को पावर और पढ़ना हो तो पावर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, वी आई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर अपॉन आर। ये कैसे आया थोड़ा सा समझो इसको। बहुत सिंपल चीज है, अगर ओम्स लॉ आता है तो ये कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। P इज इक्वल्स टू होता है वी आई। ठीक है, आपने किसको चेंज करना चाहते हो? आप चाहते हो कि हम इस आई को चेंज कर दें या फिर आर को चेंज कर दें। तो आपको आता है, आपको क्या आता है, ओम्स लॉ आता है, तो वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना। तो यहाँ पर आपको आई चेंज करना है तो क्या लिख सकते हो, वी अपॉन आर। अच्छा, हमको क्या चेंज करना है, आई को चेंज करना है, तो आई को इस तरीके से लिख लो। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको वी को चेंज करना है तो आप लोग आई आई आर डायरेक्ट यहाँ पे रख दो तो ये बन जाएगा। तो ये आप लोग करके देख लेना। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो ऐसा है, अगर 2 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन, 2-3 नंबर जो भी यहाँ पर इसकी जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से आ जाए तो आप लोग कर देना। ठीक है, घबराना मत। और बाकी डेफिनेशन तो आप लोग मन से बना सकते हो इसकी, कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, इस तरीके से बना देना। हाँ, तो अपना क्वेश्चन हुआ 14 फिनिश। 15 वाला कौन पढ़ेगा? चलो ममता आप ही पढ़ दो 15 वाला भी। क्लास में हैं आप? चलिए ठीक है। लो मैं पढ़ देता हूँ। क्या नाम है रिलेशन आपका? बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रियांशु है क्या? एंड ई। पीयूष है, पीयूष। पीयूष। हाँ पीयूष, पढ़ो तो। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ई। ई क्या है यहाँ पर? क्या पता। नहीं पता? नहीं। चलो कोई बात नहीं। ई होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है ई? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। हाँ वेरी गुड। तो देखिए, हमसे रिलेशन पूछा है उन्होंने। अब मान लो अपने को कुछ भी नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, ट्रिक याद करेंगे। एक ट्रिक इसकी होती है, चलो यहाँ तो शायद ट्रिक वैलिड नहीं होगी, हम लोग इसको डायरेक्ट याद ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, हमने यहाँ पर इसलिए दे रखा है कि मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाए तो आप लोग कम से कम ये चीज लिख सकते हो, वो बताएंगे आपको। लेकिन ये क्वेश्चन को भी थोड़ा हम ही बता देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ई, ई हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका रिलेशन कैसा होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है, ये आप लोग याद करेंगे। होमवर्क लिखेंगे आप लोग। आपको क्या पढ़ना है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है और रिलेशन पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का। क्या पढ़ना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन पढ़ना है, साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये पढ़ना है ना। ये होमवर्क हो गया आपका। टेंशन मत लो कि 2-2 मिनट, 2-2 मिनट नहीं बोलना चाहिए हमें, 4 से 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, वो आपको अभी शेयर कर देंगे ग्रुप में। जैसे ही आप ये क्लास खत्म होगी उसके 5-10 मिनट बाद शेयर कर देंगे। तो बस उनके ऊपर क्लिक करना है, फटाफट फटाफट, आपको जैसा अच्छा लगे। 2x की स्पीड से देखना हो तो 2x से देखो, नॉर्मल स्पीड से देखना है तो वो देख लेना, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, ये रहेगा। तो ये रहेगा, बाकी सर यहाँ पर हम लोग रिलेशन ब्रेक देखेंगे कर ये वाला, दीजिए। ये कैसे आया वो समझेंगे। सर एक छोटा सा डाउट। हाँ पूछो। सर मैं पूछ रहा था, वो प्रिज्म वाला जो आपने कल होमवर्क दिया था, मतलब उसके क्वेश्चन के आने के कितने चांसेस है? बहुत क्योंकि चांसेस है। उससे मेरे को सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप लग रहा था। हाँ वो तो है, लेकिन अगर आप उसको 2 बार कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम कैसे बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे अपने सेट पेपर्स में, प्री बोर्ड के सेट पेपर में, वहां पर भी बहुत बार दे रखा है उन्होंने। तो हर जगह मेंशन कर रखा है उस चीज को, तो उसको तो करो।
को छोड़ो मत, क्योंकि वो प्रिज्म का एक अलग ही टॉप एक चैप्टर होता है प्रिज्म करके। प्रिज्म से आप कम से कम एक क्वेश्चन तो करके जाओ अच्छे से, ये कहने का मतलब है। ओके सर। चलो अच्छी बात है। सर इस होमवर्क क्या दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में रिलेशन ये हमने दिया है। बाकी अब यहाँ से बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए आपको कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़नी रहेगी, कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट तो हम लोग समझते हैं, लेकिन व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी आपका होमवर्क Average velocity with which electron drift in the presence of electric है। field. वेरी गुड, यही होता है बस। अंडर इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका रिलेशन वो रहता है ना, I इक्वल्स टू NEA/VD। हाँ देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। ये रिलेशन आप लोग आगे जाके डिराइव करोगे, इसका डेरिवेशन है पूरा। इसको कैसे सर याद करते आता हैं? है इसका डेरिवेशन। चलो, किसी को ट्रिक पता है इसको कैसे याद करते हैं? वीना है वीना। हाँ, वीना। कैसे याद करोगे? आई इज इक्वल्स टू वीना। वीना, वीना इस तरीके से याद कर सकते हो। ये वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब वी और ड्रिफ्ट मतलब डी लगा दिया हमने यहाँ पर। बाकी पढ़ना आप लोग, यहाँ पर अलग अलग चीजें दे रखी है, ई दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है। वो सब आप आगे देख लेना वहां पर जब पढ़ोगे तब। सब कुछ समझा रखा है वहां पर, और कैसे कैसे आया वो भी समझा रखा है। बाकी ये ट्रिक थी जो बता दी आपको। इसके अलावा आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या नाम था आपका? राजावत जी, शेखावत जी? अभी पढ़ रहे थे ना आप? कौन पढ़ रहे थे? पढ़ो ये और क्या। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। हाँ, तो कौन जिम्मेदार होता है कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है वो किसकी वजह से बनता फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स तो भैया उसके गुलाम होते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं? करंट को बनाते हैं। बस ये चीज़ है, और बना। क्या। बाकी फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी दे रखा है। इसकी यूनिट क्या होती है वो यहाँ पर दे रखी है, एम्पियर। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी आगे देखिए, 17 वाला पढ़िए आप। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन पता नहीं करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की हाँ, तो कैसी होती है डायरेक्शन? अपोजिट होती है डायरेक्शन जहाँ पे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन उससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट होगी। हाँ, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। आ जाओ यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर अपनी जो थी 2 से हमने जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो देख लिए लगभग। ये चीज़ आप लोग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चीज़ें दे रखी है साइड में, इनसे आप 2 नंबर के लिए आराम से क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकते हो अपना। क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आंसर आप लोग आराम से डिज़ाइन कर लेना, इस हिसाब से अपने हिसाब से देख लेना उसको। हाँ, तो क्या नाम था आपका? पीयूष, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास उसको तो हम ही बता देते हैं आपको। स्टार्टिंग का नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग और जो 19वां है वो हम लोग बताना चाहते हैं। तो पहला वाला तो काफ़ी सिंपल है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। एक चलता हुआ जो जो चार्ज होता है, ठीक है, एक जो चार्ज है वो कैसी स्थिति में है? मूविंग स्थिति में, वो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है? एक चलता हुआ चार्ज 2 प्रकार की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आपने थोड़ा सा लोरेंज फोर्स पढ़ा हो, लोरेंज फोर्स, तो वहां पर हम लोग यही चीज तो बताते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव रट लो। बोथ क्या बोलते हैं हम लोग? अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हो जाएगी यहाँ पर। ओके, बाकी अगर मान लो अपना चार्ज रुका हुआ है तो कौन सा क्या प्रोड्यूस करेगा? वो सिर्फ और सर सिर्फ इलेक्ट्रिक लॉरेंस फील्ड। लॉ एक बार बता देंगे क्या? हाँ, लोरेंज फोर्स बताएंगे ना, वो टॉपिक अपना यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19 में। बाकी क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, उसकी तो हमने डेफिनेशन ही दे रखी है, तो वो पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए, क्या बता रहे थे आपको? अगर मान लो चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जुलाई अगस्त पे जाओ। जब जुलाई अगस्त में हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे क्या देखा था हमने? हमने यही देखा था कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे, स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1, स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 2, 3, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बात हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों हुई थी? क्योंकि यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टेट। रुका हुआ है चार्ज, एक स्टैटिक कंडीशन में है चार्ज। तो ये बात से हमें समझ में आता है कि एक रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे ही चार्ज को हमने मूव करवाया, उसने क्या किया? उसने मैग्नेटिक फील्ड बना दी, और एक नई यूनिट का शुरुआत हो गया, एक नई यूनिट का प्रारंभ हुआ हमारे पास, जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो वहां से हमें समझ में आई कि बस चार्ज को मूव कर दो, धक्का दे दो उसको, बस इतने में वो क्या जनरेट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड भी कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर देगा।
चलिए, इतनी सी चीज थी जो काफी आसान थी, समझने लायक, और आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा दिया। बाकी आगे बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो एक तरीके से ये फोर्स ही होता है। ओके, ये भी क्या होता है? एक तरीके से फोर्स ही होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये चीजें होती है। बाकी अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग किसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग समझते होंगे यार, कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है, वहां पर पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इलेक्ट्रिक लाइंस बनती है, और अपने आइट साइड जो रीजन होता है उसमें क्या प्रभाव डालती है, एक रीजन के एक इन्फ्लुएंस डालती है। उस इन्फ्लुएंस को, उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो अपने आइट साइड जो एरिया बनाती है उस रीजन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कि ये रीजन है, ये चीज है। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे दे रखा है हमने, कि बी से डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर हमने कैप इस तरीके से एरो लगा रखा है, इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि यूनिट कैसे आती है। इसको याद करने की ट्रिक भी होती है, नाम ऐसे याद कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा बताएंगे इसको कि किस तरीके से आप लोग डिराइव कर सकते हो। तो हमारे पास होता है एक लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स एफ। एफ बोलता है क्यू वी बी, क्यू वी बी, ये होता है हमारे पास लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पर आ जाओ, पहले 23वां देख लेते हैं, उसके बाद वो देख लेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो लोरेंज फोर्स क्या बोलता है? द फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों पे होना चाहिए। अगर एक मूव कर रहा है चार्ज, इसका मतलब क्या है? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक चार्ज है, वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो चार्ज होगा उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है उसे हम लोग लोरेंज फोर्स बोलेंगे। तो लोरेंज फोर्स लिखने का तरीका सिंपल भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसा भी लोरेंज फोर्स को एफ, लेकिन और स्टैंडर्ड तरीका होता है कि यहाँ पर आप लोग एल बना लो लोरेंज का। अब आप लोग बता सकते हो कि हमारा क्यू है, ये वी है, और ये बी है, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, लेकिन सिंपल सा डेफिनेशन है, इसके हिसाब से आप लोग इस तरीके से लिख लो। क्यू हमारे पास चार्ज है, वी हमारे पास वेलोसिटी है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। बस इतना सा लिख लो, इतने में काम हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट, कुछ कुछ जगह पर तो ये लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बाय डिफॉल्ट नॉन रहती है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग इस तरीके से लिख लो। क्यू हमारे पास चार्ज है, वी हमारे पास वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, और बी यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा अगर यहाँ से हम लोग ये यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से क्रॉस हटाएं, जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जब भी क्रॉस हटता है तो यहाँ पर साइन थीटा आता है, तो आप साइन थीटा यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सर एक बार वो फिल कर दो। देखो, अगर मान लो आपके पास एक चार्ज है, वो मूव कर रहा है। अब वो मूव कर रहा है तो वो दो प्रकार की फील्ड जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे लोरेंज फोर्स। तो डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है हमें कि ये फोर्स है कोई सा, जो किसके ऊपर लगता है? मूविंग चार्ज के ऊपर लगता है। इतनी सी सिंपल सी बात है। इसको लिखने का तरीका होता है क्यू वी बी, क्यू वी बी, क्यू वी बी। अच्छा, क्यू वी बी होता है हमारे पास, इसको याद कर लेंगे हम। अब आगे देखो जरा, कहाँ गया हमारे पास? ये रहा। तो एफ इजिकल्स टू होता है क्यू वी बी, क्यू वी और बी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? एफ अपॉन बी निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं अपॉन में क्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी। ये हमारे पास बना। अब क्या करना है आपको? अब इनकी जो यूनिट होती है वो पुट कर दो। एफ की यूनिट क्या होती है? तो हम बोलेंगे न्यूटन होती है एफ की यूनिट। इसके अलावा अपॉन में क्या है हमारे पास? चार्ज होती है। तो चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चार्ज जो होता है हमारे पास क्यू, इसकी वैसे तो यूनिट गुलाम होती है, तो गुलाम हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्यू इज इक्वल्स टू आई टी भी होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास एम्पियर, और टी मतलब होता है टाइम, तो टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेकंड। यहाँ पर एसीसी लिखेंगे हम लोग, सेकंड। तो क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना? इतना आ गया। अब हमारे पास v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड केस में लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो v की जगह पर लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर लिखा हमने मीटर। अब अपॉन में लिखने से अच्छा है कि ऊपर भेज दो इसको, इस तरीके से, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दो। इस तरीके से हम लोग करते हैं, और यहाँ पर हमने शॉर्ट में बता रखा है, इस तरीके से आप लोग कर लेना। अगर ये निकाल लिया तो इसके बाद आप लोग क्या निकाल सकते हो? आप लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आपको यूनिट पता चल जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ईजी होता है आपके लिए।
आई बात समझ में? चलिए, तो ये चीज़ हमें समझ में आई। अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21। तो पढ़ेंगे आप जो पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहे थे क्वेश्चन को? पढ़िए आप। 20 वाला पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहे थे अभी क्लास में? चलो कोई और हैंड रेस करो, बताओ कौन पढ़ना चाहता है क्वेश्चन। हाँ दीप, दीप बता दो, पढ़ो दीप। सर कौन से नंबर पर? 20। एम्पियर सर्किटल रूल इज हाँ, तो बी एम्पियर का वेक्टर सर्किटल डीएल। रूल क्या होता है? बोलिए आगे। सर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इक्वल्स टू न्यू नॉट आई। ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्किटल रूल। ठीक है। इंटीग्रेशन जो हो रहा है यहाँ पर कैसा हो रहा है? ओपन नहीं हो रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं इसको इस तरीके से कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बिल्कुल क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट डी एल। इसके बाद हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई। अब आप लोग होमवर्क डालेंगे एम्पियर सर्किटल रूल, इसको भी पढ़ना है, बहुत छोटा है ये, मात्र 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इसे पढ़ सकते हो। एक काम करते हैं, आप लोग होमवर्क वैसे डाल ही लो, क्योंकि इसमें आपको आगे जाके एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा डेरिवेशन होता है। लेकिन चाहो तो आप लोग उसको स्किप भी कर देना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा। डेरिवेशन तो आपसे नहीं पूछेंगे कोई भी। लेकिन आप लोग हेडिंग डाल लो होमवर्क में अपने कि आपको एम्पियर सर्किटल रूल भी पढ़ना है। ठीक है। और जैसे ही आपका कोई लिख लेना सभी लोग, इसके बाद कोई एक हमारे पास भेज देना कि सर आपने इतना होमवर्क हमें दे दिया है, तो उसके हिसाब से हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख सकते हो हमारे, वो हम लोग लिंक दे देंगे आपको। हाँ, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। बाकी होमवर्क डालिएगा आप लोग एम्पियर सर्किटल रूल, या आपको पढ़ना रहेगा, फॉर्मूला आपको बता दिया। इसके हिसाब से आप लोग अपने 2 नंबर भी सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर से। अगर मान लो एम्पियर सर्किटल रूल आता है तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन होती है वो आप लोग लिख देना, और एक छोटा सा डायग्राम होता है वो बना देना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आता है करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक अ। करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक अ। तो अगर मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनोइड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास जो कोयल होती है ना, कोयल को हम लोग सोलेनोइड बना सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक हमने वायर ले लिया, वायर नहीं बोलेंगे, एक कुछ भी मटेरियल ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, तार को लपेट दिया, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से आपने क्या किया, तार को लपेट दिया। तो अब इसमें आपने क्या करवाया, करंट को फ्लो करवा दिया, करंट को फ्लो करवा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। क्या बन गया, ये सोलेनोइड बन गया। तो सोलेनोइड जब भी बनता है, अब आपको पता है करंट दौड़ाया आपने, करंट दौड़ रहा है यहाँ पर, तो करंट दौड़ने से क्या होगा, चार्ज दौड़ेगा। चार्ज दौड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि चार्ज मोशन में आ चुका है। और चार्ज मोशन में आता है तो कौन कौन सी फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि बार मैग्नेट हमारे पास फंडामेंटल चीज होती है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो बस यही बात हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। कोयल बनाओ, कोयल को लपेटते जाओ एक कंडक्टर के ऊपर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। यही तो होता है, बस नाम ही उसका थोड़ा सा ऐसा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है उसमें। ये चीज हमारी क्लियर होगी, बार मैग्नेट हमारा क्लियर हो गया कि बार मैग्नेट इस तरीके से बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, काफी बार अब आया हुआ है एग्जाम में। आगे बात करेंगे। हाँ, तो पढ़िए आगे, कौन पढ़ रहे थे? Lorentz force definition. The force act on a charge moving with velocity v in an electric and magnetic field. ठीक है, F equals to q v v sin theta. ओके, तो ये समझा रखा है हमने, आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़िए। Intensity of magnetic field due to current carrying loop and its center. Nu naught I upon 2 pi r. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। तो मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, लूप है, लूप मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में होगी वो, इस तरीके से बना लो आप लोग। इस तरीके से मान लो हमारे पास एक क्या है, करंट कैरिंग लूप है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस तरीके से हम लोग नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। कैसे, देखो आप लोग, इसको इरेज करते हैं, वैसे एक्चुअल में ऐसी होगी, लेकिन इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा, ये भी सर्कुलर फॉर्म में ही है। ठीक है, अब होगा क्या, हमने ये जो बना दिया, यहाँ हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि यहाँ से हम लोग करंट को पास करेंगे, जैसे यहाँ से हमने आई पास कर दिया, तो आई पूरे इसमें घूमता रहेगा इस तरीके से। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी। ठीक है, सेंटर पूछा ना उन्होंने, ये रहा सेंटर, तो सेंटर के ऊपर हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है।
आई बात समझ में? तो ये आपको याद करना है, म्यू नोट आई नो आई यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सर तो सर अब आप इसका लोग, प्रूफ एम्पियर लॉ से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना, एम्पियर सर्किट लॉ से भी कर सकते हो, एम्पियर सर्किट लॉ से भी कर सकते हो। देखो 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा तो मुश्किल है कि आपसे ये चीज पूछें। अभी आप लोग प्री बोर्ड के पेपर अगर देखे होंगे या फिर आपने सेट वो देखा होगा मॉडल पेपर वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, उन्होंने तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे वहां से। तो एमपी बोर्ड ने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया है, डेरिवेशन इस चैप्टर से बहुत मुश्किल से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको करना है तो कर लेना, फिर सिंपल ही है ये चीज। तो होमवर्क लिखेंगे आप लोग कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट सेंटर, ये भी आपको करना रहेगा। बाकी ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग डायरेक्ट याद डेरिवेशन करने की करनी कोशिश रहेगी करिए। ना? क्या हो गया? ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोल रहे हैं, इसके डेरिवेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट अब इतनी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क इसको एक क्या बार दे रहे देख हैं सर लेना, आप? क्योंकि कई भरोसा नहीं है एमपी बोर्ड वालों का, दे भी दे है। बाकी 2 नंबर में तो मुश्किल है यार अभी, क्योंकि सर ये एक जो क्वेश्चन क्वेश्चन है है, सर। सुनो मेरी बात, पहले मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर सुन आप बोलना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट हुआ करता था, एक समय था जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब 2 नंबर में ये क्वेश्चन कौन देगा आप बताइए? तो मान के चलो कि ये तो नहीं आएगा। डायरेक्ट अगर इसका एक्सप्रेशन याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, चार्ज को सर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कब लिखते हैं सर? देखो ये तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि मान लो अच्छा अपने सर, को ये क्या करना है, बता दो सर थोड़ा। हाँ सुनो मेरी बात, मान लो अपना एक सर्किट है, सर्किट के अंदर मान लो अपने को क्या करना है, करंट को शो करना है, तो उस समय हम लोग करंट को शो किससे करेंगे, माइनस स्मॉल क्यू से शो करेंगे। ओके, लेकिन जब हमें कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखना हो, जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्यू का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्मॉल क्यू का यूज करते हैं, बड़े जो क्यू है हमारे पास उसका यूज बहुत कम होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे अपना क्या बोलते हैं अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वहां पे आप लोग दोनों चीज यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वे यही होता है कि आप स्मॉल क्यू को यूज करो, बड़ा क्यू तो बस बनाने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, ये चीज है। सर म्यू नॉट को बोलते क्या है? जैसे एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं, तो म्यू नॉट को? सर परमिएबिलिटी। हाँ परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको। एक अपने पास वो भी होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन वहां पर ये नोट नहीं लगता है। सर ये जो अभी आप होमवर्क दिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, इसमें करना क्या है? इसमें एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो आपको करना रहेगा, वहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये हम डिराइव करते हैं। ओके। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सुन लेना ध्यान से। बायोसेवर्ट लो, सर ये है हमारे पास। हाँ बोलिए, सर बोलिए बोलिए। सर आपने बताया था वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट सेंटर, उसका परीक्षा बोर्ड में आंसर वो दिया है उसमें। एन लगा दिया होगा उन्होंने, ये यहाँ पर आगे एन हाँ लगा दिया हाँ। होगा। तो एन का मतलब है कि कितनी कोयल उन्होंने ले रखी है, हमने स्टार्टिंग में क्या ले रखा है, एन, हमने सिर्फ एक नंबर ऑफ कोयल ली है, टर्न। हमने एक कोयल ली है, आप चाहो तो इसमें कितनी कोयल लगा दो, तो जितने टर्न होंगे इसमें कोयल में, जैसे 1 2 3 4, तो आप लोग यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए वो एन लगा देते हैं यहाँ पर एन। तो एन का मतलब म्यू सिर्फ इतना नॉट सा है। एन अपॉन 2 आर दिया है सर। पाई नहीं दिया क्या इन्होंने? नहीं, जरा आप लोग देखिए एक बार और, यही दे रखा ये है क्या? पाई वाला आप बता रहे हैं सर, वो उसका दिया है उन्होंने, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्ट कर दिया है सर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, ऐसा लिखा है इसमें। यहाँ पर डेरिवेशन देखना आप लोग, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम करेक्शन कर देंगे यहाँ पर पाई है या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें किसी को भी याद नहीं रहती है, याद आपको ही रखनी हम्म। है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन इसका डेरिवेशन बहुत ईजी डेरिवेशन है, वो हो जाएगा आपसे। बाकी अगर यहाँ पर पाई नहीं है तो हम देख के बता देंगे। ओके। जी सर। बाकी आगे देखिए, बायोसेवर्ट लो, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है बायोसेवर्ट लो। तो ये रहेगा आपके लिए, इस ये जो ऑब्जेक्टिव है, सर ये इसका ऑब्जेक्टिव के वेक्टर पॉइंट फॉर्म ऑफ व्यू क्या से होगा? भी क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म सर इसका? वेक्टर फॉर्म नहीं बनाना यार आपको, सिंपल से यही बनाओ, इतना काफी है। क्यों आप डीप में पढ़ने जा रहे हो इन चीजों को, टाइम नहीं बचा हमारे पास अब। सर इसे बायोसर्वट लॉ को शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक वगैरह से कुछ? ट्रिक तो आपको बनानी पड़ेगी, बनना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है बायोसेवर्ट लो, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं तो बार बार इसका यूज करते हैं, तो प्रैक्टिस के साथ साथ वैसे तो हो जाता है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप बनाना चाहो उसको। आइडियल साइन सर ये थीटा, तो आइडियल साइन चार थीटा अपॉन में आर इक्वेशनों को स्क्वायर। कंबाइन करके बनता है ना ये वाला? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर ये 4 इक्वेशनों को कंबाइन करके बनता है ना, पहले हाँ तो वही तो है यहाँ पर, एक एक इन। आई होता है, डीएल होता है, आर स्क्वायर होता है, और बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं,
वो होता है बस, और क्या। लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद हो गया तो इक्वेशन तो आप लोग खुद से बना दोगे, उसमें तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है और लिखते चलना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी आता है उस हिसाब से करना रहता है। तो फॉर्मूला याद करो, सबसे सर बड़ी बात यही है। हाँ बोलो सर फटाफट। सर इसमें न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। सर 10⁻⁻7 में तो होता है। अच्छा, आपको ये चीज दिखाई दे रही है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से? अरे यार, ये क्या चीज कर दी हमने। ठीक है, मैं इसी से लिखता हूँ, ये वाले पेन से लिखता हूँ। हाँ बोलो फटाफट, क्या बोलना चाहते हैं? μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 में तो होता है। यहाँ पे हमने वैल्यू किसको बताई है? हम तो डायरेक्ट बता रहे हैं एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन को याद कर लो डी। बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लेना, इसकी वैल्यूज वगैरह जो होती है वहां पर आप लोग देख लेना। कांस्टेंट क्वांटिटीज की वैल्यू जरूर निकलेगी आपकी, देख लेना वहां पर। ओके, चलिए कौन पढ़ रहे थे, आगे पढ़ेंगे। सर फिजिक्स की बोर्ड में यही दिया है फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कैरिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, यही दिया है जो आपने लिखा है। ये सही दे रखा है मतलब? हाँ, ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अभी जो 2023 की बोर्ड है उसमें यही दिया है। तो परीक्षा बोर्ड वाले भी कभी कभी गलती कर देते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 26 वाला। बी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो सोलेनोइड की अगर आपको निकालना हो तो सोलेनोइड के लिए ये निकलता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। तो इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए, मैं ही फटाफट यहाँ पर बोल देता हूँ। सर ये एरो का साइन क्यों लगाया सर बी के ऊपर? रुकिए जरा 2 मिनट, ले तो यहाँ से माइक ऑफ कर देना तो सभी का। फटाफट अब करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू। तो कौन सा एरो आप लोग बोल रहे थे ऊपर वाला? फिर से माइक ऑन कर देते हैं। कौन सा एरो की बोल रहे हो आप? सर बी के ऊपर जो एरो लगाया है सर, अच्छा ये ड्यू टू करंट के। ये ये जो एरो होते हैं ना, ये एरो का मतलब होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है इनके पास डायरेक्शन भी है अपने आप। ओके, इनके पास क्या है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे आप हो, ठीक है, जैसे क्रिश यहाँ पर हमें दिख रहा है कोई क्रिश शर्मा नाम का। तो क्रिश क्या है? क्रिश स्केलर है कि वेक्टर है? क्रिश वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, उसकी खुद की एक वैल्यू है, पहचान है समाज में। इसके अलावा वो मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। तो इस तरीके से हम लोग उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है क्रिश, लगवाना हो तो लगवा लेना एरो अपने ऊपर। ये चीजें होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर मूव करते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ये हम लोग देखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है कि एमीटर होता है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? छोटे करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है? बड़े करंट को मेजर करता है। ये बात आप लोग सभी ध्यान से सुन लो, और इसको आपको अगर एग्जाम में आ जाए इनके बीच में डिफरेंस तो आपको लिख के आना है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, एम्पियर एमीटर भी करंट को मेजर करता है। लेकिन अगर मान लो अपने को सेल वगैरह छोटी मोटी चीज अपने पास है तो उनका करंट मेजर करना है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन अपने पास मान लो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस समय गैल्वेनोमीटर मत लगा देना, उसकी जो नीडल होती है वो टूट जाएगी, आपको एमीटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, और ये जो कन्वर्जन है ये इंटरनल कन्वर्जन है। आप लोग ऐसा मत समझना कि मैंने गैल्वेनोमीटर लेके आ गया तो इसको मैं एमीटर बना सकता हूँ। ये इंटरनल चीजें चल रही है यहाँ पर। कहा यह जाता है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? join low resistance wire in parallel to the coil of galvanometer. join low resistance wire in parallel to the coil of galvanometer. मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इस तरीके से। तो इसके पैरेलल में क्या करो लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर, ऐसा वायर लो जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, जहां से आराम से करंट पास हो सकता है, उसको यहाँ पे लगा दो। तो इससे क्या होगा? करंट ज्यादा पास होगा हमारे पास, करंट ज्यादा यहाँ से पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम, इसका मतलब क्या है? करंट ज्यादा पास होगा। तो ज्यादा पास होगा, यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि एमीटर क्या करता है? बड़े करंट को मेजर करता है, तो हम चाहते हैं करंट हमारे पास आए। तो इसलिए हम लोग लो रेजिस्टेंस वायर को यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर को यूज करते हैं और पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, बाकी एक और यहाँ पर ये चीज है जो कि एक आइडियल कंडीशन में ली जाती है कि अगर आइडियल एमीटर है हमारे पास, आइडियल एमीटर मतलब कि आज तक ऐसा बना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बने तो उसकी आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? हम सबसे ज्यादा खुश किस समय होंगे? हम एमीटर को कैसा चाहते हैं? हम हमारे एमीटर को ऐसा चाहते हैं कि वो बड़ा करंट मेजर कर सके। बड़ा करंट मेजर करने के लिए, पर्टिकुलर बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा एमीटर है इसके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना रहे। तो हम लोग बोलते हैं कि आइडियल कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारे एमीटर में बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस रहे। इस तरीके से आपको याद करना है, डायग्राम इस तरीके से बना रखा है। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों।
फिर आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, हमें करंट से कोई मतलब है नहीं, सिंपल सी बात है, हमें मतलब है वोल्टेज से। तो इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, याद करने का एक तरीका है कि आप क्या बोलोगे कि हम लोग क्या करेंगे, जोइन हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। हम लोग एक सीरीज में क्या करेंगे, हम लोग एक सीरीज में, ये जो सीरीज है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर हमने सीरीज में क्या कर दिया है, एक हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया है। हाई रेजिस्टेंस वाले बोल सकते हैं, हाई रेजिस्टर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट हमारे पास अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, फ्लो इसमें से नहीं हो पाएगा, इसकी निडल वगैरह नहीं टूटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट को आने नहीं देगा, क्योंकि इसकी दुश्मनी है करंट के साथ। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा करंट को नहीं आने देगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को एक बता देगा कि इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो इतना है। तो हमें करंट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। आई बात समझ में, ये होता है आइडियल वोल्टमीटर। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारे पास आइडियल कंडीशन में वोल्टमीटर हो, हम वोल्टमीटर से क्या चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है वो आइडियल वोल्टमीटर से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि पूरा का पूरा वोल्टेज ये मेजर करते हैं, मतलब करंट इसके अंदर से बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि करंट से हमें बिल्कुल भी तो मतलब नहीं है। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी रेजिस्टेंस चाहते हैं, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वोल्टमीटर होगा उसमें से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी कंडीशन है, ये दोनों को याद कर लेना। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, एक काम करते हैं, यहां से इसको इस तरीके से कर देते हैं, यहां तक ले आते हैं। ओके, तो यहां पे आप लोग देखेंगे, ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, वो देखेंगे आप लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास था, पी से हम लोग उसको डिनोट करते थे, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पर पी की जगह पर हम लोग यूज करते हैं एम का। इसके बाद जो क्यू होता है हमारे पास, क्यू की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ पर एक एम लेते हैं, बाकी यहाँ पर 2L सेम टू सेम रहेगा। एम क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके का मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट है। तो हमारे पास दो पोल बन जाएंगे, एक कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, एक होगा हमारे पास साउथ पोल। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो दोनों के पास क्या होगी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो इसी को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम, तो इनको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर अगर आप जूम करके देखोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एम क्या है, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एम हमारे पास है पोल स्ट्रेंथ, और 2L हमारे पास है इफेक्टिव डिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं 2L। तो 2L हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा। इसके ऊपर एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि इसकी यूनिट बताओ, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये रहेगा, बाकी आपको समझा दी चीज किस तरीके से होती है। अब एक और काम करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है उसको भी आपको बता देते हैं, जिससे हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला एक और देखेंगे, साइड में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला भी इसका एक होता है। इसको जूम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग आई इंटू ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए भी लिख सकते हैं। आई यहाँ पे करंट, ए हमारे पास एरिया, आई हमारे पास करंट, ए हमारे पास एरिया। ओके, आई हमारे पास करंट, ए हमारे पास एरिया, करंट और एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसी से आप लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिख रहा होगा। वहां पर आपसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट जो होगी वो होगी हमारे पास करंट। करंट को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर में, और कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, यहाँ पर देखिए। तो हम ये बोल देंगे कि हमारे पास करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर में होता है। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी। इस तरीके से आप लोग यूनिट निकाल सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की।
ओके, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रिलेशन बताओ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ में, तो आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना है, इसी के हिसाब से आप लोग डेफिनेशन डिजाइन कर देना। यहाँ पर ये स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, एम हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। वो पूछे या ना पूछे आप लोग यूनिट भी लिख देना, ठीक है, यूनिट भी लिख देना, इससे क्या होगा आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि आपने ये तो बता दिया, पर अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। अब आपके माइक ऑन करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी। बोलिए, पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या बन सकती है, किसी को अगर आता हो तो बताइए। देखो फॉर्मूले के हिसाब से बताना है, जैसे कि सर एम, एम्पियर मीटर। हाँ एम्पियर मीटर। अब जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमें ये निकालना है, तो हमें ये पता है इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, ये लिखी हुई है यहाँ पर। तो एम को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एम हो गया अपना। अब ये स्मॉल एम जो है वो तो हमें निकालना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसी के अपॉन में 2L आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट, ये तो यूनिटलेस है, इसको हटा दो। अब हमारे पास एल है, एल हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू मीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अपनी पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट। बस इस तरीके से आप लोग कर लेना। देखो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, इतना बेसिक चीज़ें आप लोग कर लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला बता दिया है, आपको एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी वो बता दी है। अब ये चीज़ आप लोग करने की कोशिश करना। चलिए, एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये वाली। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कितनी होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। किसकी यूनिट पूछी आपने, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, जी हाँ, पोल स्ट्रेंथ में क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर होगा, 1 मीटर चला जाएगा, 1 मीटर हाँ चला जाएगा, इतना सा होगा सिर्फ। अच्छा एक बात और, एक और पीडीएफ आपको शेयर करेंगे जहां पर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 से निकलने वाले सारे यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है, ये पीडीएफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इनकी यूनिट भी यहाँ पर लिख रखी है, ये लिख रखा है यहाँ पर, कैपेसिटेंस क्या होता है ये लिख रखा है यहाँ पर, करंट इस तरीके से, जूली इस तरीके से, ओम्स लो ये होता है, यूनिट ये होती है, उसकी सीरीज में ये करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और उसके बाद किरचॉफ का नियम जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है, बायोसेवर्ट लॉ इस तरीके से होता है हमारे पास, लोरेंज फोर्स ये होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होती है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एक और बता दी नाम वाली, तो नाम वाली आ जाए तो नाम वाली लिख लेना कि एन अपॉन में ए एम, वो बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे लिख लेना। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर स्मॉल करंट, ठीक ये बताया था आपको। शंट क्या होता है ये भी आप लोग यहाँ से देख लेना, लो रेजिस्टेंस वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। शंट किसको बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर, जो कि हम लोग कनेक्ट कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले गैल्वेनोमीटर के साथ, जहाँ पर हम लोग एमीटर बना रहे थे, तो उसको बोलते हैं शंट। तो शंट बता रखा है, तो वो कितने शॉर्ट में चीजें करवा रखी है बताओ, इतनी सी देर में हमने 2 मिनट में कितने चैप्टर खत्म कर दिए, 3 चैप्टर खत्म कर दिए। यूनिट नंबर 4 देख लो फटाफट, यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, ये हमारे पास फ्लक्स बन जाएगा, इसकी यूनिट दे रखी है वेबर। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है याद है, इंड्यूस्ड करंट पढ़ाया था आपको स्टार्ट वाली क्लासेस में, ये वो यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा लेंस लेंस लॉ दे रखा है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपने कोई ने पढ़ा हो तो ये उनकी यूनिट होती है, ये बता रखी है आपको। एडी करंट क्या होता है, वैसे तो ये रिड्यूस हो चुका है लेकिन कम से कम एक यूज पढ़ सकते हैं हम लोग उसका, वो दे रखा है हमें। इसके अलावा जो इक्वेशंस होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी, वी नोट साइन ओमेगा टी, पी एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये दे रखा है। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। वाटलेस करंट क्या होता है, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोग देख लेना, स्टार्टिंग के कुछ पेज कुछ चैप्टर्स हमारे पास होते हैं, उनके सबके शॉर्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पर दे रखे हैं और रिवाइज करवा दिया आपको एक बार, तो ये भी आपको प्रोवाइड कर रखी है वैसे तो हमने, बाकी अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना आपको उसको एक बार। सर बोलो। सर वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और जो पीक वैल्यू ऑफ करंट जाएंगे क्या डेरिवेशन। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ये आ सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर लेना, लेकिन प्रीवियस ईयर में इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो आ सकते हैं, 5 नंबर लायक वो बनते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सर देखो इनमें डिफरेंस भी आता है क्या। किस किस के बीच में डिफरेंस आता है, आप क्या बोलना चाहते हैं। सर जो अभी क्वेश्चन किया था ना उन्होंने। अच्छा इनके बीच में डिफरेंस, तो देखो 2 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, पहले अपने माइंड में ये चीज बिठा लो कि 2 नंबर में इनके हाँ क्वेश्चन, दो नंबर में
ये क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो डिफरेंस हाँ अगर लिखना हो, दो डिफरेंस अगर लिखना हो, तो एक तो बता दो इनको कि इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको बड़े एम से लिखते हैं। इसके अलावा इसकी हाँ यूनिट ये जी होती है, इसकी यूनिट ये होती है, इसका फॉर्मूला इस हाँ तरीके से बन सकता है, इसका फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है। ये 3 डिफरेंस हो गए अपने। हाँ सर। तो डिफरेंस में आ जाए तो आपको कितना अच्छा रहेगा ना आपके लिए। वैसे क्वेश्चन आ जाए हाँ 2 नंबर में तब भी आप लिख सकते हो। 2 2 नंबर पे, नंबर 2 मार्क्स का है इसमें ना। हाँ 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो अब आप लिख और सकते हो। ट्रांसफार्मर भी आईएमपी है क्या? ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, चलो सर तो आपने माइक ऑफ कर व्हीटस्टोन लो ब्रिज आपका। करा दिया क्या? क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये भी कहाँ करवाया, चैप्टर 3 अपना रह गया है। आज सोच रहे हैं हम क्लास में करवाने का, जो इवनिंग में क्लास लेंगे उसमें सोच रहे हैं करवाने का। तो कहाँ तक हमने कर लिया भैया? हमने ये देख लिया था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स देखा था हमने। 5 B = BA cos थीटा, इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या यूनिट होती है इसकी? वेबर यूनिट होती है। तो याद रखना, वेबर किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बता रखा है आपको। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा और साथ में 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। लेकिन मान के चलो एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, या तो एक ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको समझा देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ये मटेरियल है आपके पास। अब इस मटेरियल को आपको पैरामैग्नेटिक बोलना है, तो इस मटेरियल की खास बात क्या होनी चाहिए कि ये कोई भी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई आपने सब्सटेंस ले लिया, ये कैसा सब्सटेंस है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो अगर ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपल कर लेगा, या तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं या तो ये पैरा डाया फेरो में से कोई एक हो सकता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या 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 करे, ये अट्रैक्ट करे। अगर ये हमारा सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेट इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, और फीबली अट्रैक्ट करे, फीबली का मतलब होता है वीकली, फीबली का मतलब होता है वीकली, मतलब अच्छे से ना कर पाए, फीबली करे। फीबली मतलब वीकली। अगर ये सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तेजी से नहीं, धीमे धीमे, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि वीकली अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करे, तो तब उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब डाया का मतलब क्या होता है? डाया का मतलब होता है कि अगर ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस को क्या करे, रिपल करे, मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये रिपल करे, तो उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। फेरो का मतलब होता है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत तीव्रता से, स्ट्रांगली, स्ट्रांगली अगर ये अट्रैक्ट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। बस ये इनके बीच में डिफरेंस होते हैं, ये तीनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। अब आप ये याद रखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम। डायामैग्नेटिक एग्जाम्पल हमारे पास होता है कॉपर और साथ में एंटीमनी। इसके बाद हमारे पास फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आयरन, स्टील। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब आप लोग समझ सकते हो, आपके घर में आयरन होता है, स्टील होता है, वो कितनी आसानी से किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये चीजें होती है यहाँ पर। पेरा डाया फेरो। पेरा क्या होता है? वीकली करता है अट्रैक्ट। डाया तो रिपल करेगा सबसे अलग। फेरो क्या करेगा? स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बाकी यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये एग्जाम्पल अच्छे हैं, तो आप लोग इन्हें याद कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आपको लिखने की यहाँ से कोई जरूरत नहीं है। अब ये टॉपिक होता है, इसको यहीं पे समझा दिया हमने। 2 नंबर में आएगा तो आप डेफिनेशन लिख देना इनकी, और साथ में इसके एग्जाम्पल लिख देना, आपके 2 पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, ये रहेगा यहाँ से। चलिए, तो ये चीज हमारी कवर हो गई। आगे मूव करेंगे, आगे हम लोग, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं हमारे पास, वो किसके बने हुए होते हैं? वो सॉफ्ट आयरन के बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग ऐसे मैग्नेट तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक ऐसा मैग्नेट हम लोग तैयार करते हैं जो कि सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता हो। किसकी सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता हो? एक बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट जितना काम कर सकता है उतना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कर सकता है। तो वो किसका बना हुआ होता है? तो इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन। किसका बना हुआ होता है? सॉफ्ट आयरन। इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, सॉफ्ट आयरन। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नेटिक लाइंस ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस होती है। कैसे निकलेगी मैग्नेटिक लाइंस? उसके लिए नीचे क्वेश्चन दे रखा है हमने, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। ये इसका छोटा सा डायग्राम है। मान लीजिए हमारे पास बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरह से निकलती है आउटसाइड, इस तरीके से, और यहां पे जाके मीट हो जाती है। ये इसकी डायरेक्शन होती है। अब यहां पर क्या होता है, अंदर भी डायरेक्शन होती है, अंदर कुछ इस तरीके से चलेगा। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, आप लोग जूम कर लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। इनसाइड कैसी चलेगी, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आउटसाइड द बार मैग्नेट कैसी चलेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये यहां पे होगा। आई बात समझ में, ये यहां पे होगा। अब आप लोग खुद बताओ कि मैग्नेटिक लाइंस ओपन कर्व है कि क्लोज कर्व है। तो पूरी तरीके से क्लोज्ड कर्व है। समझ में आ गया। तो दोनों के दोनों बहुत सिंपल है। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो मान के चलो कि आपका एक नंबर तो कंफर्म है। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, तो ये रहेगा यहां पर। आगे मूव करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हुआ फिनिश। यूनिट नंबर 4 की तरफ मूव करें उससे पहले आप लोग ये बताइए, कुछ सीख रहे हो आप लोग यहाँ पर कि नहीं सीख रहे हो, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। और एकदम माइक सारे बंद समझ कर। में हाँ, समझ में बस आ ये रहा चीजें है। हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। देखो, हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि अगर 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करना है, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करना है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपके तैयार हो रहे हैं साथ साथ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस मत करो, समझो भी सही चीज को कि आपको किस तरीके से 2 नंबर में आ जाए तो करना है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 वर्ड या 1 सेंटेंस ले रखे हैं। हमने फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू बना के नहीं लाया आपके लिए, नहीं तो वहां सीखने को हमें कुछ नहीं मिलता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर। यूनिट नंबर 4 ईएमआई एंड एससी हमने ले रखा है, और इसे तो हमने पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिटरमाइंड बाय, एक काम करिए, ये जो चैप्टर है आपको पढ़ा रखा है हमने, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब दे देंगे। तो जिसको भी, जैसे कुलदीप ने यहाँ पर हैंड रेस किया है, तो कुलदीप आप माइक ऑन करें, आप इनको पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुलदीप, आवाज़ आ रही है? कुलदीप के सर बाद कहना है। हाँ ठीक है आदित्य, आप ही स्टार्ट कर दो, आप बोल रहे हो तो आप करो। यस सर। सर इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किसने बताया, कैसे पता चलता है। तो ये हमने पढ़ा था कि हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट लेंज लॉ की मदद से चलता है। और लेंज लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक करंट का, वो हमेशा अपोजिट होता है उसके जिसने से प्रोड्यूस किया है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो करता है। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। यस सर, हो गया। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, मतलब पूछा है कि जो सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर है कि नंबर ऑफ, सर ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ थर्ड। टर्न, नंबर ऑफ टर्न, लेंथ एंड रेडियस ऑफ हाँ, कॉइल। यस सर, द चलो नंबर ठीक ऑफ है, टर्न्स मतलब लेंथ और उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके ठीक है, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर, अभी रहने ओके दो, सर। थोड़ा सा रुक जाओ अभी। हाँ, तो पहला वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज। जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनको सबको समझ में आ गया कि लेंस लो क्या करता है भैया, डायरेक्शन के ऊपर बात करता है, और यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, मतलब इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड अपॉन। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 5 नंबर का वेटेज रखता है। मतलब 5 नंबर का वेटेज नहीं बोलना चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। साथ में यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आने वाला है। एक ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे। तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अपनी क्लास का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही चीज़ पढ़ें, कुछ चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं आज। तो एक काम करते हैं, फिजिक्स में चैप्टर कौन सा हमारा, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे नहीं है, हम लोग ईएमआई बोलते हैं इसको। तो ईएमआई सर का जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? मिल जाएगी, कर रखी रिकॉर्डिंग। ओके तो हम लोग अब ओके स्क्रीन ओके। शेयर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आपको दोनों समझा देंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग स्क्रीन को पहले शेयर करते हैं आप लोगों के पास। ओके, तो अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आ जाइए, समझा देते हैं इस चीज़ को, क्या है ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो हमने यहाँ तक देखा था लेंस लॉ तक। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम होता है इसका, सिंपल सा।
इसके अलावा आप लोग यहाँ पे समझना चाहें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से काम होगा। बाकी एक काम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें समझाते हैं ताकि आपको कीवर्ड के साथ ये जो डायग्राम है वो समझ में आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी opposite to that, and on decreasing the value of main current the direction of induced current will the direction of main current. This phenomenon is called self induction. self induction देखिए जरा आप लोग, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक सर्किट बना रखा है। सर्किट के अंदर हमने क्या कर रखा है, सर्किट के अंदर हमने ऐसी पावर सप्लाई कर रखी है। कौन सी सप्लाई कर रखी है, ऐसी पावर सप्लाई। सभी लोग ध्यान से सुन लेना, गलती मत करना। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो यहाँ पर एसी की जगह पर क्या बना देते हैं, इस तरीके का सेल बना देते हैं। तो सेल किसको डिनोट करता है, डीसी को डिनोट करता है, या फिर बैटरी बना देते हैं इस तरीके से। तो ये जो डीसी की चीजें हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एसी। यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये यूनिट जो है वो एसी के अंदर आती है। तो आपको इस तरीके से बनाना है, एसी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि तभी तो यहाँ पर रिलेटिव चेंज आएगा। रिलेटिव चेंज तभी तो आएगा। डीसी क्या करता है, डीसी तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस तरीके से उसकी जो वेव्स बनती है इस तरीके से बनती है। ओके, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एसी में। तो हमें एसी सोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से करंट फ्लो करवा दिया, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा दिया। अब क्या होगा आप लोग खुद सोच के देखिए, यहाँ से करंट फ्लो होगा, सब दूर जाएगा, सब दूर जाएगा, इस तरीके से वापस आ जाएगा। और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। डायरेक्शन इस तरीके की नहीं होगी, आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि जो करंट होता है डायरेक्शन कैसी होगी, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। क्योंकि करंट क्या होगा, अप डाउन कम ज्यादा दोनों डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये ऐसी करंट है। लेकिन हमें बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मानने के लिए मान सकते हैं कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट साइकिल में इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट होगा। ये आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लक्स में चेंज होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। इस वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा या फिर इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करेगा। तो इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और जब जब मान लो आपका जो भी ऐसी सप्लाई है वो डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। कैसी रहेगी, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। तो जब भी ये धीरे होने लगेगा, जब भी ये बंद होने लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया हम आपको अपोज करेंगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम बुरा काम करेंगे, आप बुरा काम करोगे तो हम अच्छा काम करेंगे। तो जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा तो ये बोलेगा कि हम क्या करेंगे, हम अब करंट की डायरेक्शन को इस तरफ मूव कर लेंगे। तो ये ऐसा होगा, कंडीशन अंदर ऐसी चल रही होगी कि जब फुल कंट्रोल में आ जाएगा तब तो ये अपोज करेगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी तब ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा और बोलेगा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम मर क्यों रहे हो। आ रही है बात समझ में। जब ये मरने लग जाएगा, करंट मरना मतलब कि वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा, तब ये क्या करेगा, उसे सपोर्ट करेगा। तो अब आप लोग फिर से पढ़ लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मेन करंट इंड्यूस्ड, क्या लिखा हुआ है, मेन करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोजिट। इंक्रीज करोगे तो अपोजिट टू द एंड, and on decreasing the value of main current the direction of induced current in the direction of main current. This phenomena is called self induction, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और देखिए आप लोग आगे, ये चीज हमें समझ में आई, तो आगे ये चीज होती है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अब ये जो चीजें हैं सुनो ध्यान से, यहाँ पर इसका डेरिवेशन होता है छोटा सा, वैसे तो हम चाहें तो करवा भी सकते हैं। एक काम करते करवा ही देते हैं यार, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, तो करवा ही देते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आई के। आई के रहेगा क्योंकि करंट जितना बड़ा होगे यहाँ पर चेंज आएगा, उस हिसाब से ये कंडीशन चलेगी। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर से जब ये सिंबल हटेगा तो क्या आएगा, एक इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे आ जाएगा आई, ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर जो आपने एल लिया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट 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 ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ये बोलते हैं। या फिर आप लोग कोफिशिएंट ना बोलते हुए इसको बोल दो सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो टेंस लगा दो बस यहाँ पर, ये टेंस। तो आप लोग कोफिशिएंट से बच सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लिख दो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस एक ही बार में लिख दो, ये होता है बस यहाँ पर। ये जो एल आया है ना, इसी को बोलते हैं, ये चीज होती है। अब एक और बात आप लोग देखिए, फिर आपको एक बार और थोड़ा सा बता देंगे, ओवरव्यू दे देंगे इस चीज का। इसको सेल्फ इंडक्शन क्यों बोलते हैं, सेल्फ का मतलब होता है खुद में ही। देखो ये हमारे पास सर्किट है, सर्किट में हम लोग मेन करंट फ्लो करवा रहे हैं और सर्किट के अंदर ही क्या जनरेट हो रहा है, हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है।
इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बताते हैं। अब अगर आपने फाई निकाल लिया है तो आप चाहें तो इसको फराडे के सेकंड नियम में पुट कर सकते हैं फाई को, ये जो हमने दिखा था ना इस तरीके से, E माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर हम लोग के भी लिखते थे, याद है आप सभी को, यहाँ पर हम लोग के भी लिखते थे। तो लेकिन के की अगर हम लोग वैल्यू को 1 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास डी फाई बाई डी टी। तो हम लोग ई को लिख सकते हैं माइनस, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो बस आप लोग फाई निकाला था हमने, क्या निकाला था, एल आई आप लोग यहाँ पे रख दो, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। इतना सा करना है। और अगर आपको कुछ और निकालना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो एल है, एल हमारे पास कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दो, ये हमारे पास जनरेट हुआ। बस यहीं तक करो, इतना काफ़ी है अभी के लिए, यहीं पर यहाँ तक करो, इतना काफ़ी है यहाँ तक। तो आप लोग फटाफट शॉर्ट नोट बना लो इस चीज़ के। सेल्फ इंडक्शन हेडिंग डालेंगे आप लोग, सेल्फ इंडक्शन हेडिंग डालेंगे, साथ में ये डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ओके, साथ में ये डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। और आपको क्या चीज़ नोट करनी है यहाँ पर वो बता देते हैं फटाफट से शॉर्ट नोट में। इंक्रीज मेन करंट, इंक्रीज मेन करंट, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड करंट अपोजिट, इंड्यूस्ड करंट अपोजिट, ये लिखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, डिक्रीज मेन करंट, डिक्रीज मेन करंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, क्या लिखा है यहाँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, यहाँ पे ये लिख लेना डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। तो ये दो पॉइंट को छोटे से शब्दों में लिख लो। फिर आप लोग अगली लाइन लिखना कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से फाई हटेगा, यहाँ पर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ पे आएगा एल आई। फिर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ई होता था इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो क्या होता था, माइनस डी फाई बाई डी टी होता था, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर फाई जो होगा, फाई की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो माइनस डी एल आई बाई डी टी। ठीक है, इसके अलावा एल को बाहर निकालना चाहो, यहाँ पे फेंकना चाहो इसे, तो यहाँ पे फेंक दो और ये खत्म करो, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इस तरीके से। बाकी क्या पूछ रहे थे, सर एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए अपॉन एल हो सकता है ना, एल इक्वल्स टू म्यू नोट एन ए अपॉन एल। ये कहाँ से बता रहे हैं आप, सर जैसे एल इक्वल्स टू एल इंटू आई इक्वल्स टू म्यू एन आई और फिर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो ये यहाँ पर एन नहीं है, इंटू वो आप जो पाई आर। बता रहे हो वो कंडीशन बता रहे हो वहां की, अपने सेल्फ इंडक्शन उसकी क्या बोलते हैं उसको, अपना सोलेनोइड की कंडीशन बता रहे हैं आप। सोलेनोइड की कंडीशन अच्छा अभी यहाँ पे नहीं लगानी, अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं इस चीज का, वो एक अलग ओके। डेरिवेशन होता है उसका, वो नहीं लिख सेकंड सकते। पॉइंट बता दीजिए एक बार। क्या बताना है आपको, सेकंड पॉइंट बताना है। देखो पहला पॉइंट था, उसके बाद सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर हमारा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मेन करंट, मेन करंट, मेन करंट ये अगर डिक्रीज हो जाएगी, मेन करंट अगर हमारा डिक्रीज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, ये लिख लो। आई बात समझ में। और यहाँ पर ई क्या है, इंड्यूस्ड करंट हो सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। आ रही है चीज समझ में, ये होता है हमारे पास अपना सेल्फ इंडक्शन। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर आप चाहो आगे देखना तो देख लेना, बाकी कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर उस वैल्यू को इधर उधर करके देखा है। और आप लोग यहाँ पे आ जाइए, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल होती है, एक कॉइल ये, एक कॉइल ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन करंट हमारा यहाँ पर है, अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल यहाँ पर है, ये कॉइल यहाँ पर है। तो इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में क्या आएगा, इस कॉइल में हमारे पास आएगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो बस यही चीज यहाँ पर बतानी, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ की जगह पर यहाँ पे आ जाता है, इतनी सी अंतर है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम वैसा का वैसे डेरिवेशन इसका होगा कि यहाँ पर फाइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ वहाँ पर हम लोग एल लेते तो यहाँ पर एम ले लेना। उसके बाद क्या करोगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप बोलोगे कि हम लोग यहाँ पर डी फाई बाई डी टी में फाई की वैल्यू चेंज कर देंगे और ये लिख देंगे। इस तरीके से आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये एस क्यों लिखा है, यहाँ पर पी क्यों लिखा है, उसको समझाते हैं। उससे पहले किसी ने एंट्री मारी है तो उसको एंटर करते हैं। अच्छा, एंट्री से हट गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी देख ही लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, देख ही लो आप लोग। पहले तो आपको जो बेसिक बताना था वो बता दिया, तो पढ़ेंगे हमारे साथ। वेन एवर द करंट इज पासिंग थ्रू अ कोइल और अ करंट चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द
secondary coil placed near the primary coil also change. That's why induced EMF generate in the secondary coil. This phenomena is called mutual induction. तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जब मेन करंट whenever the current is passing through a coil और सर्किट चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो हमारी जो सेकेंडरी कोil जो कि उसके पास में रखी हुई है, प्लेस्ड नियर बाय द प्राइमरी कोil, जो कि यहाँ पर सेकेंडरी कोil रखी हुई है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग ई से लिख सकते हैं, फिर इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हो आप लोग, ये यहाँ पर जनरेट होगा। इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, बस यही है। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मुझे म्यूचुअल इंडक्शन कुछ और है, नहीं है, बस यही है, इतना सा आपको करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, तो गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाते हैं ताकि हम करंट को देख सके कि यहाँ पर सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो भी काम हो जाएगा। तो आपने बताया था कि बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया था कि वो डीसी की वो चीज नहीं लगानी है इसमें, एसी का वो लगाना है वो साइन, तो आपने ये डीसी की वो बैटरी टाइप लगा दिया सर इसमें। अच्छा हाँ, यहाँ पर है ना, सही बोला आपने, बहुत अच्छा बात। ये चेंज कर लेना आप लोग, ये यहाँ पर सही बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से एसी बनाना आप लोग, ठीक है। देखो ऐसी गलती हमसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। वेरी गुड। चलिए, तो ये रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी आप डेरिवेशन में देख लो आप लोग थोड़ा सा, एक चीज और, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइव पी, यहाँ पर लिखेंगे फाइव एस। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स से मतलब है इसका, यहाँ पर प्राइमरी फ्लक्स है, मतलब ये जो फ्लक्स है ये प्राइमरी कोयल का, तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स पी, और यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किसका होगा, सेकेंडरी कोयल का, तो फ्लक्स एस लिखेंगे। अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ यार कि हमारा मेन करंट किसमें दौड़ रहा है। मेन करंट हमारा इसमें दौड़ रहा है, प्राइमरी कोयल में, ओके। और हमारा जो फ्लक्स है वो किसमें जनरेट हो रहा है, असली वाला यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स जो है कौन सा चेंज हो रहा है, सेकेंडरी वाला, लेकिन हमारा जो मेन करंट है वो कहाँ पर है, प्राइमरी में। बस इतना सा चेंज है। अब आपको अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लेना है। वही चीज है कि यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एम आ जाएगा। इस बार ये जो एम होगा ये हमारे पास क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों में से जो नाम अच्छा लगे वो लिख दो। इसके बाद आपको क्या करना है वो आपको बता रखा है। आपको सिंपल सा ये निकाल लेना है। इसके बाद इसकी वैल्यू जो रहेगी वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। ये यहाँ पर ये 5s निकाल के यहाँ पे पुट कर देना और ये जाएगा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, ये रहेगा। अब आपको जो चीज़ समझानी थी वो बता दी, जो चीज़ आपको बतानी थी वो बता दी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस हमारे पास कहाँ हैं, अच्छा नीचे भी है हमारे पास। ओके, तो ये रहेगा। बाकी इसको अब आप क्लोज कर देते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम पूछ लेते हैं एक दो स्टूडेंट से। बताइए, आवाज आ रही है आपको, कुलदीप, दीपक? ओके ठीक यस है, सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया सबको सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ। ईशान माइक ऑन करो अपना। ईशान जी माइक ऑन करिए जरा। ईशान चले गए क्या? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास और कौन है? चलिए मैत्री, आप माइक ऑन करें, बताइए जरा। सर क्या बताना? आप ये बताइए कि सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्शन जो होता है उसमें हम लोग कितनी कॉइल यूज करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उसमें कितनी कॉइल यूज करते हैं? पहले तो सिंपल सा ये तो बताओ। सेल्फ इंडक्टेंस में हम एक कॉइल यूज करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ओके, करंट करता है बिना किसी से सप्लाई लिए, मतलब और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे दो कॉइल इन्वॉल्व रहती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ओके। अब ये चीज बताओ हमें कि ये जो एल और एम ले रहे थे इनका क्या नाम था? एल एल और और एम, एम। हाँ ये चीज हमने एल है यूज करी आपका थी। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन, या उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं। और एम है अपना कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड, ठीक है, मतलब समझ में तो आ रहा है सब। ये होता है चीजें। देखो, जो ये जो यूनिट है ना अपनी एसी वाली और साथ में अपनी ईएमआई वाली, यहाँ से अगर 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो कि आपने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग नंबर 4 लेके आ सकते हो कोई सा ही टॉपिक हो।
इतनी ईजी हो जाती है चीज़ें आपके लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर डायग्राम होता है हमारे पास, डायग्राम के बारे में हमें थोड़ी चीज़ पता होती है। कुछ नहीं पता तो हम थ्योरी मन से लिख सकते हैं, वो भी नहीं पता हमें तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि डेरिवेशन कैसे कुछ करना है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर डिवाइड नहीं होते, एक ही जगह पर डिवाइड नहीं होते, अलग अलग टॉपिक वाइज जो भी आपके सामने दे रखे हैं पॉइंट वाइज उनके हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल डिपेंड किस पे करता है। तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, कितनी कॉइल आपने यूज करी है। इसके अलावा लेंथ कितनी है कॉइल की उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और रेडियस कितनी है कॉइल की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सोचो इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया। ऐसा जो स्टूडेंट सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। हमने सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ाया, इस यूनिट के लिए आपको ये चीज पढ़ाई क्योंकि आगे ये काम आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। एल और एम, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एल और एम क्या है। इन दोनों की यूनिट होती है हेनरी या फिर एनरी आप लोग बोल सकते हो, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब एल और एम दोनों की ही यही यूनिट होती है क्योंकि दोनों के दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं कि ये कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में? इसलिए इन दोनों की यूनिट कैसी होती है? हेनरी होती है। फिर ईएमआई का जो ईएमआई की जो डिस्कवरी थी किसने करी थी, स्टार्ट किसने किया था? तो हम लोग बोल सकते हैं फराडे ने। फराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद है? फराडे ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। इसके अलावा हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई किसके इक्वल होता है? तो ई इज इक्वल होता है माइनस के डी फाई बाई डी टी। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर के इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो जाता है तो ये हमारे पास आंसर बनता है। देखो ये चीज होती है। इसके बाद 41 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ एसी डायनेमो एंड ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर बेस्ड है? एसी डायनेमो आपको दिखाया था हमने, वो होता है हमारा ईएमआई के ऊपर बेस्ड। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो कोयल लगी हुई होती है, और जहां पर भी दो कोयल आ गई वहां पर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और ईएमआई के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े बार मैग्नेट्स होते हैं। एसी डायनेमो जो हमने पढ़ा था वहां पर दो हमारे पास बार मैग्नेट थे, उनके बीच में हमने एमेचर रख दिया था, वो प्लेट रख दी थी, उसको घुमा रहे थे। तो वहां पर आपने देखा कि दो कोयल हमने यूज करी, कोयल तो हमारे पास थी नहीं, हमारे पास तो मैग्नेट थे। तो मैग्नेट जब आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ईएमआई का फंडा यूज करते हैं। तो काफी सिंपल चीज है। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्मर में आप लोग एक नंबर तो आसानी से ले सकते हो। डायग्राम का आपको मिलेगा नंबर, साथ में प्रिंसिपल का मिलेगा। वो बोलते हैं कि बताओ ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आप लोग लिखना म्यूचुअल इंडक्शन, और उसके बाद क्या लिखोगे आगे, म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो छाप देना। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर आएगा 42 वाला, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी इन हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। हमारे पास एसी करंट होता है। अब ये जो एसी करंट हमारे पास जो होता है भैया, यहां पर आप जानते हैं कि साइकिल जो होती है, साइकिल चलती रहती है, कभी अप कभी डाउन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरीके से एक वेव चलती रहती है। तो अगर हम लोग बात करें हाफ साइकिल की और एक बात करें फुल साइकिल की, देखो समझाते हैं आपको चीजें क्या चल रही है यहां पर। इस तरीके से मान लीजिए हमारी जो ऐसी साइकिल है कुछ इस तरीके से चली, पहले ऐसा चला, ये यहां तक कंप्लीट हुआ, इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। और अगर ऐसा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल साइकिल हो जाएगा। ये हो गई हमारी फुल साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर हम लोग बात करें हाफ साइकिल में, हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी, करंट एवरेज कितना होगा हमारे पास, एवरेज करंट कितना होगा। ठीक है, देखो आप लोग समझो, हम लोग करंट नहीं बोल रहे हैं, एवरेज करंट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट हमारे पास चेंज हो रहा है। यहां पर करंट की वैल्यू कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर तो सबसे मैक्सिमम है, फिर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। तो हम बात करेंगे एवरेज के ऊपर। क्या आप हमें ये बता दो एवरेज कितना कुछ है, वो चीज होती है यहाँ पर। तो एवरेज लेते हैं हम लोग, एवरेज से। तो एवरेज जो होता है फुल साइकिल में तो आप लोग खुद समझ गए होंगे, जीरो होगा क्योंकि ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाफ साइकिल के केस में क्या होगा, हाफ साइकिल के केस में हो जाएगा 2I0 अपॉन में पाई। ये हमारे पास किसके केस में हो जाएगा, हाफ साइकिल के केस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, पाई हो गया, 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट चीज है, लेकिन ये आई नोट क्या है। आई नोट का मतलब होता है मैक्सिमम, ये पीक वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है हमने, ये पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू होती है हमारे पास आई नॉट। ओके, तो ये चीज हो गई। इसके बाद फुल साइकिल की बात करते हैं। तो फुल साइकिल में समझाने की कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फुल में तो जीरो रहेगा। अब इसी प्रॉब्लम की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से हम जब भी एसी की बात करते हैं, एसी करंट की बात करते हैं, मान लो किसी ने आपसे बोल दिया कि एसी करंट जो है हमारे घरों में कितना आ रहा है, मान लो आज आपके घर की लाइट थोड़ी डीम है, आपके घर में आ रहा है भैया 200 वोल्ट का। ठीक है, ये हमारे पास इस पोटेंशियल के ऊपर आपके घरों में करंट आ रहा है 200 वाट का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो करंट आ रहा होगा, जो करंट इस पोटेंशियल डिफरेंस पे या फिर इस वोल्ट पे आ रहा होगा हमारे घरों में, यहां पर आप लोग करंट की अगर बात करो तो करंट एवरेज नहीं बोल रहे हैं, वो एवरेज करंट नहीं बोल रहे, क्योंकि एवरेज के केस में तो जीरो हो जाएगा ना।
एवरेज के केस में तो जीरो हो जाएगा। वो बताते हैं आई आर एम एस वैल्यू। ये चीज होती है। आई आर एम एस वैल्यू की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आई एवरेज में दिक्कत ये थी कि जीरो, कि करंट अगर हमारे पास फुल साइकिल में है तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं एसी की तो हम लोग ज्यादातर बात करते हैं आई आर एम एस की। अब ये आई आर एम एस क्या चीज है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आई आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मान लो आपने करंट देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पूरे साइकिल में कितना करंट है उसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो करंट है उसको आप लोग पहले स्क्वायर करो, जो भी एवरेज करंट है हमारे पास। एवरेज करंट का आपने क्या किया, एवरेज करंट का आपने स्क्वायर कर दिया, इसके बाद इसके ऊपर रूट लगा दो। इस तरीके से बताया जाता है रूट मीन स्क्वायर को। ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये वैल्यू से हमें मेनली काम होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास आई नोट अपॉन में रूट 2। ये आप लोग बस याद कर लो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके ऊपर प्री बोर्ड में या फिर प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, और साथ में अपना जो सेट होते हैं, मॉडल पेपर सेट होते हैं जो गवर्नमेंट ने रिलीज करें, वहां पर 2 नंबर में इससे ऑब्जेक्टिव बना था। इससे क्या बना था, ऑब्जेक्टिव बना था। और सेट में तो नहीं बना था, अपने प्री बोर्ड में बना था इससे ऑब्जेक्टिव। और सेट में यहां से 2 नंबर में न्यूमेरिकल बना था, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बना था 2 नंबर में। और उन्होंने आपको आई नोट की वैल्यू दे रखी थी और आपसे आई आर एम एस पूछा था। तो बताओ ये आप लोग नहीं निकाल सकते क्या? ये चीज होती है यहां पर। आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे 2 नंबर में। ओके, तो ये आया था हमारे सेट पेपर में। बाकी अगर आपसे हाफ साइकिल पूछ ले तो ये यहाँ पर आपको बस आई नोट पता होना चाहिए, तो आप लोग ये भी निकाल सकते हो। अब इनकी डीप में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग होमवर्क डाल लेना कि डेरिवेशन ऑफ हाफ साइकिल, फुल साइकिल एंड आई आर एम एस। ये आप लोग होमवर्क डाल लो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। बाकी हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग इन्हें अभी मत पढ़ो। इनमें अगर पढ़ोगे तो आपके मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो पहले मेन क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो पढ़ लो, फिर अगर टाइम मिले तो ये चीज़ पढ़ लेना। ओके, अब आपके माइक ऑन करने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ पूछ सकते हो। सर हम्म। So what is transformer? कोई चैप्टर आपने पढ़ा दिए क्या? कौन सा ये चैप्टर? ये चैप्टर में से काफी चीज हमने पढ़ा दी है, सब कुछ नहीं पढ़ाया है इसमें से। मतलब जी, हाफ साइकिल फुल साइकिल आरएमएस वैल्यू ये देखो पढ़ा ये दिए चीज क्या? हमने नहीं पढ़ाई है, ना ये पढ़ाया ना ये पढ़ाया, ये अभी इम्पोर्टेंट पढ़ा है रहे सर हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो ये जो चैप्टर है, या फिर बात करें ये यूनिट जो है, ये यूनिट 2 चैप्टर से मिलकर बनी हुई है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें से पढ़ लिए। तो उम्मीद तो यही है कि जो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक तो आपसे लगभग बन जाएगा। ओके, ये रहेगा। बाकी एक क्लास अपनी रहेगी 5 तारीख को। तो 5 तारीख में अगर इसके अलावा अगर आप लोग इतना रिवाइज कर लेते हो तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ा देंगे इस चैप्टर में, जो भी और बच गया हमारे पास इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन समय का खेल है सर सब कुछ। बहुत लास्ट क्लास है फिजिक्स की। आज भी क्लास है, ये सब पूछ रहे हैं आप? नहीं मतलब कि इसके बाद आप फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आज लास्ट क्लास है। हाँ, अभी शाम को क्लास रहेगी, वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम लोग 4 तारीख को या 5 तारीख को पढ़ेंगे फिर, क्योंकि बीच में आपको तैयारी करनी रहेगी हिंदी की, इंग्लिश की, तो उस पर आप लोग फोकस करना। सर 4 और 5 को क्या पढ़ेंगे हम लोग? वो देखेंगे, जो टॉपिक हमारे रह जाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको होमवर्क सर मिलता 2 रहेगा, बजे से बाकी आपको होमवर्क मिलता रहेगा, सर क्विज 2 मिलती बजे से रहेगी। टाइम हो रहा है अपना, फटाफट बताइए सर जो 2 भी है। बजे सर 2 बजे हिंदी हिंदी की क्लास है। हाँ, वही हम लोग बोल रहे हैं, टाइम हो रहा है अपना, फटाफट उनको फिनिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं, इसकी वैल्यू आप लोग ये रहेगी। पावर फैक्टर फॉर रेजोनेटिंग सर्किट, ये एक आता है ऑब्जेक्टिव। ये पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। जो बच्चे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, जिनका माइंड थोड़ा सा ऐसा है, कूल माइंड के होते हैं, वो आराम से इसको कर देंगे। बोल रहे हैं आपसे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर से हम लोग क्या समझते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। पावर, किस चीज़ की पावर की बात हो रही है, करंट जो अपना सर्किट होता है उसमें कितनी पावर है, वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ समझ जाएंगे। रेजोनेटिंग सर्किट बता रखा है, रेजोनेटिंग सर्किट का मतलब क्या होता है। इम्पीडेंस यहाँ पे जीरो होता है। इम्पीडेंस जीरो का मतलब सिंपल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। अगर पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जीरो है मतलब करंट आसानी से पूरा फ्लो होता रहेगा। तो अब आप खुद सोचो, रेजिस्टेंस जीरो है, करंट जो होगा वो आसानी से पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। इससे आप लोग क्या समझते हो? इससे आप लोग समझ सकते हो कि भैया जो पावर होगी ना वो बहुत तगड़ी होगी पावर। ठीक है, पावर बहुत अच्छी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है, पूरे सर्किट में अच्छे से फ्लो हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। आ रही है बात समझ में? तो क्या पावर फैक्टर मैक्सिमम नहीं होगा? मैक्सिमम होगा। और अब आपको हम लोग ये बोल दें कि जो फैक्टर होते हैं, जिसका कि फैक्टर लगा होता है, वो वेरी करता है 0 और 1 के बीच में।
तो अब आप लोग बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से ये चीज को दिमाग से करना होता है। पावर फैक्टर 1 किस तरीके से आया, बहुत आसानी से आपने समझ लिया। अब अगला देखो, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, इन सब की यूनिट ओम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस ही होते हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग वेरिएंट है, बस। आई बात समझ में? सबकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। उसके बाद देखो आगे, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, अंदर से ट्रांसफॉर्मर किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन का वो बना होता है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक पी एवरेज होता है, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, तो आप लोग इसका डेरिवेशन करिएगा, बताएंगे आपको। उससे पहले आप लोग ये चीज याद कर लीजिए, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये इसकी वैल्यू होती है पी एवरेज की। पावर अगर आपको एवरेज निकालनी है सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर, तो ये इस तरीके से निकलती है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इस तरीके से निकलती है। एक और बात, अब आप लोग होमवर्क लिखेंगे, पी एवरेज का डेरिवेशन, पावर एवरेज का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ पी एवरेज, ये आपको करना रहेगा। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, शायद 5 मिनट के अंदर हमने करवा रखा है, तो उसकी वीडियो की लिंक हम दे देंगे आपको, तो वो आप लोग करिएगा, पावर एवरेज। उसके बाद ये चीज भी आपको बता रखी है, ड्रॉ जनरल फेज डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। तो एक नॉर्मल सा डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है, वी एल ऊपर, वी आर बीच में और वी सी सबसे नीचे। इस तरीके से आपको याद करवाया था कि चाइना सबसे नीचे, सी से मतलब चाइना, इस तरीके से। इसके अलावा वैल्यूज बता रखी है आपको, ओमेगा सी 1/ओमेगा सी इस तरीके से होता है, ओमेगा एल इस तरीके से होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये कर लोगे? जरा माइक ऑन करके बताइए आप लोग। यस सर। है ना, ये कर लोगे। ये चीज इसलिए दे रखी है क्योंकि इसके ऊपर अब अपने हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि बताओ वी एल किस में लीड करेगा। तो आप लोग बोलना कि जहां पर एल होता है, एल कहाँ पे होता है? इंडक्टर में, तो इंडक्टर में वी एल लीड करेगा। कंडक्टर जो होता है, कैपेसिटर बोलना चाहिए हमें, कैपेसिटर मतलब सी जो होता है, सी में वीसी लीड लेग करेगा। इसका मतलब है वीसी अगर लेग कर रहा है तो करंट यहाँ पर लीड करेगा। और वी आर का मतलब है कि यहाँ पर करंट और वी दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे, ये यहाँ से समझ में आता है। फिर एसी करंट जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट को सपोर्ट करता है। एसी जो करंट होता है उसमें हीटिंग होती है, क्या होती है? हीटिंग होती है, हीट होता है, वो हीटिंग इफेक्ट को सपोर्ट करता है। इसके बाद एलसीआर में हमारे पास इंपिडेंस जो होता है वो होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? इंपिडेंस होता है एलसीआर सर्किट में। अब समझ गए होंगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग यहीं से देख के करने की कोशिश करो तो हो जाएगा कि इंपिडेंस आपको समझ में आना चाहिए, जेड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रजिस्टेंस जो होते हैं उन्हीं से तो निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि r², यहाँ पर आर, फिर इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा? वी एल माइनस वी सी कर देंगे, तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं, बाकी इसको करवा रखा है हमने, एलसीआर पढ़ाया था तब आपको। फिर आती है हमारी यूनिट नंबर 6, ऑप्टिक्स। A light ray fall normal on the surface, the angle of reflection would be 0। जरा एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है सर यहाँ थोड़ा पर? एक बार नीचे करेंगे क्या? इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर क्या बोला आपने? r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है सर, समझ गए। है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हमने काफ़ी 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ से 4 बनेंगे ऑप्टिक्स से। तो एक लाइट रे है आपके पास, एनर्जी में रहो आप लोग, अगर पानी वानी पीना है तो पी लो, एनर्जी में रहो, क्योंकि बिना एनर्जी के काम नहीं चलेगा। अगले 5 से 7 मिनट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिएगा, हमारे पास मान लो एक सरफेस है, इसका ये नॉर्मल हमने बना लिया। अब हमसे ये बोल रखा है एक लाइट रे है, फॉल नॉर्मली। इसने कैसा फॉल, इसने ये जो लाइट रे है वो कैसी फॉल हुई है? नॉर्मली फॉल हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसी के ऊपर हम लोग क्या बना लेते हैं? हमारे इंसिडेंट रे बना लेते हैं ये। अब ये रिफ्लेक्ट कैसी होगी? रिफ्लेक्ट भी ऐसी हो जाएगी, जैसी आई थी ऐसी आई थी, तो ऐसी कैसी चली जाएगी। तो बताओ इसने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ? तो आप लोग क्या बोलोगे? 0 एंगल बनाया इसने, क्योंकि उसी के साथ बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। ये चीज होती है यहाँ पर, बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास, फॉर विच कलर फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस मिनिमम। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे लिए। फॉर विच कलर, हमारे पास 7 कलर होते हैं मेनली, विबग्योर करके हम लोग इन्हें पुकारते हैं, विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। तो उन्होंने बोला मिनिमम। तो अब आपके पास मिनिमम की बात करें तो या तो ये मिनिमम हो सकता है या ये मिनिमम हो सकता है। इतनी चीज तो आपको भी दिख रही होगी कि या तो ये मिनिमम होगा या ये मिनिमम होगा। अब आप लोग 50% अपना आंसर दे सकते हो। इस तरीके भी सोचा करो
कि आप लोगों का 50% आंसर तो यहीं से हो जाएगा, मतलब सही सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है 50% आपका आंसर यहीं से सही हो जाएगा। आप लोग वायलेट लिख सकते हो और रेड लिख सकते हो। अब हमें क्या समझ में आएगा फोकल लेंथ से? देखो लाल कलर थोड़ा सा कैसा होता है, गहरा होता है, ठीक है, लाल कलर कैसा होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। लेकिन वॉयलेट कलर की बात करें तो ब्लू कलर का थोड़ा सा लाइट वर्जन होता है वॉयलेट कलर। जैसे कि यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करें, ये यहाँ से ये तो और भी ब्लू है, लेकिन इससे भी और थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ये कलर देखो, जिससे लिख रखा है ना, ये ब्लू कलर है, और ये वाला, और ये जो हमने सर्कल बनाया ये वॉयलेट कलर है। तो समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी कैसी होगी, लाल के कंपेयर में मिनिमम होगी। ये चीज हमको बताना है यहाँ से। तो यही चीज है बस, वॉयलेट कलर की जो फोकल लेंथ होती है वो मिनिमम होती है, ये चीज है। उसके अलावा फोकल लेंथ होती जो है, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख रखा है क्या, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी आप लोग याद रख लेना कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ये आपको आगे काम आएगा जब हम लोग EMW पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, वहां पे आपको एक बार समझा देंगे, अभी इसको रहने दो। फिर आता है एन एयर बल्ब, बल्ब नहीं बोलना चाहिए, एक एयर बबल इनसाइड अ वाटर। पानी के अंदर मान लो एक बुलबुला बना हुआ है, ये पानी मान लीजिए आप लोग, ये पानी है, इसके अंदर एक बुलबुला है छोटा सा, ये। तो ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये काम करता है लेंस की तरह। किसकी तरह काम करता है, लेंस की तरह। अब हमने ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देखा है कि उस बुलबुले, जो छोटा सा बुलबुला वहां पे बन रहा है पानी के अंदर, उसको हमने देखा है कि वो लेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने अपनी मुंडी उसमें डुबाई पानी में, उसको देखा कि यार इसके बाहर कुछ इस तरीके से इमेज बन रही है नहीं बन रही है। लेकिन अब इसको याद करने का तरीका बहुत 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 सिंपल है। क्या लिखा है यहाँ पर, इनसाइड। इनसाइड इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, उन्होंने क्या दे रखा है, इन एयर बबल इनसाइड अ वाटर। यहाँ पर वो ऐसा दे सकते हैं लेंस, और यहाँ पर दे देंगे फिल इन द ब्लैंक्स कि, और यहाँ पर ये भी दे देंगे बिहेव लाइक, और फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, और यहाँ पर लेंस लिख देंगे। तो आपको लेंस देना है, लेंस बताना है कौन सा लेंस हो सकता है। तो हमारे पास दो प्रकार के मेन लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो ध्यान रखना सभी लोग, यहाँ पर क्या चीज दे रखी है हमें, कौन केव दे रखी है, केव। केव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से केव मतलब हम बोल सकते हैं गुफा होती है। तो गुफा के ही तो अंदर आप लोग जा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ से आप लोग ट्रिक बना सकते हो, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर जा सकते हो गुफा के, गुफा हमारे पास कौन केव हो जाएगा। ओके, ये चीज होती है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 53 वाला, टू लेंस यूज्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स माइक्रोस्कोप। दो लेंस कहाँ पे यूज होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप होता है हमारे पास, टेलीस्कोप से हम लोग दूर की चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट 34 जुड़े हुए हैं, एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है आप सभी को, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। हाँ, सर तो 55 वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो देखते हैं। तो द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ हेल्दी आइज, हमारी हेल्दी आइज जो होती है उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितनी होती है। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ टाइनी थिंग्स दैट वी कैन सी। सबसे छोटी चीज जो कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे चींटी होती है, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो होती है जो कि हम लोग देख सकते हैं अपनी हेल्दी आइज से, और बिना कोई लोड के, बिना कोई अपनी आंख के ऊपर तनाव आए, हम लोग जो चीज को देख सकते हैं, कितने मिनट तक देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट तक हेल्दी आइज की बात कर रहे हैं। अब इससे क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एवरेज माना जाता है कि 1 मिनट तक हम लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। और इसी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है 1/60 डिग्री, ये एक तरीका होता है लिखने का, बस बहुत सिंपल चीज है। आता है हमारे पास 56 वाला, हम लोग फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5 मिनट बाद एक और क्लास है, तो उस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो कि दो दो क्लास कैसे अटेंड करें। तो पावर ऑफ लेंस, एक ये होता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। तो पावर ऑफ लेंस, जैसे कि कुछ लोगों को चश्मा लगा हुआ होता है, तो चश्मे की कुछ पावर होती है ना, पावर, तो वही चीज यहाँ पर है, पावर ऑफ लेंस। तो P इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो इसकी वजह से आप लोग यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हो, या फिर उसका आंसर बता सकते हो कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ये होता है यहाँ पर। पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा रिड्यूस्ड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, यहाँ पर लेंस की स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ पर LNS आएगा। तो रिड्यूस्ड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, हमने देखा था जब आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ा रहे थे, तब वहां पर दो लेंस यूज करे थे, एक ऑब्जेक्ट लेंस, एक आईपीस लेंस। तो अगर हम आईपीस लेंस जो होगा हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ को कम कर दें, ओके, उसकी फोकल लेंथ को कम कर दें, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी।
ये भी आपको याद करना है। मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। रिड्यूस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, रिड्यूस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो यहां पर हमने आपको एक चीज बताई थी, जब भी लेंस की बात होती है तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो अब हमारा आंसर बहुत ज्यादा, हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग 50% पे आ चुके हैं कि या तो हम लोग मैग्निफिकेशन इंक्रीज लिख सकते हैं या डिक्रीज लिख सकते हैं। तो ऐसा भी सोचा करो थोड़ा सा कि फोकल लेंथ अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो या तो हमारी मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और इस केस में मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगी। ओके, ये चीज आपको याद करनी है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये बता रखा है आपको, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने ये भी चीज दे रखी है कि किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग। पेयर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर ये म्यू हमारा डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग ये चीज मेंशन कर देना। बाकी ये इसको किस तरीके से लिखना है वो भी आपको बता रखा था। तो फोकल लेंथ और हमारे पास आर जो होता है, आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फोकल लेंथ को डबल कर देंगे तो वो आर के बराबर हो जाएगा। एक हमारे पास टॉपिक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास है नीचे, जिसका फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन जो होती है लेंस मेकर फॉर्मूला की वो होती है 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस यू। ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, तो ये भी आप लोग याद करना। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, ये तो आपको ये नहीं बताया आपको, मैग्नीफाइंग पावर बता रखा है कि 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे बोला था ना कि ये एम होता है, एम को डिनोट 3-4 तरीके से किया जा सकता है फिजिक्स के अंदर, और अलग अलग उसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पर एम का मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। जब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो वहां पर एम का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर से, तो वो ये होती है। ओके, ये पढ़ लेना आप लोग। और लास्ट हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वो क्या होती है हमारे पास, ये होती है m इजिकल्स टू डी बाई यू। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये होता है हमारे पास m इजिकल्स टू माइनस डी अपॉन यू इंटू वी नोट अपॉन यू। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो ये भी आपको बता रखी है कि m इजिकल्स टू माइनस एफ नोट अपॉन यू ई। तो ये सारी चीज रहेगी। अब हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर